हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज की क्लास के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की सोचेंगे, पर होता ही नहीं, क्या करूं, ये खत्म होने को नाम नहीं ले रहा भाई। 27 का टारगेट बनाया था आज की क्लास के अंदर कि 27 तक हम एमसीक्यू खत्म करेंगे, 213 से लेके अगले 27 और, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगली क्लास में 27 और कहा था। अब देखते हैं कितने होते हैं आज की क्लास के अंदर। अच्छा, अगर जल्दी जल्दी समझ में आ गया तो जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो कहता है अंडर सेक्शन 70, अंडर सेक्शन 213 से करना है हमें। अंडर सेक्शन 70 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ अ पर्सन हु एंजॉय द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन वर्क बेनिफिशियर मस्ट पे फॉर बेनिफिशियर सर्विस रेंडर्ड प्रोवाइडेड बाय इंटेंशन टू बेनिफिशियरी। मतलब अगर कोई पर्सन किसी इन बेनिफिट को एंजॉय करता है, दूसरा कोई काम करता है उसका बेनिफिट एंजॉय करता है, तो वो जो उसने काम करा उसका बेनिफिट अगर मैंने एंजॉय कर लिया तो मुझे उस काम के बदले के पैसे पे करने पड़ेंगे। दैट इज ग्रेजुएट। ग्रेजुएट मतलब फ्री होता है, नॉन ग्रेजुएट नॉट फ्री। सेक्शन 70 निकाल के दिखाता हूं। कहता है बेनिफिट फॉर नॉन ग्रेजुएट एक्ट। कौन सा एक्ट? नॉन ग्रेजुएट के लिए जो बेनिफिट मिलता था आपको। और क्या लिखा था? डील विद द ऑब्लिगेशन एंड अ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेजुएट एक्ट व्हेन अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवरी एनीथिंग हिम नॉट इंटेंडेड टू डू सो ग्रेजुअली, सच पर्सन और एंजॉय द बेनिफिट और रिमोर्स द फॉर्मर मस्ट बी रिस्टोर द। अबे क्या है ये, सुनो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल लैंग्वेज है। इतना पढ़ने की जरूरत, पढ़ लिया है, अब दोबारा उस चीज को पढ़ने को दुख होता है थोड़ा। आपको तो खैर पढ़ना ही पड़ेगा, मुझे पढ़ाने में बहुत, मैं पढ़ा के थक चुका हूं भाई। ये चीज बहुत बार आ जाती है, बार बार आ जाती है, बार बार आती है। पहली बार में जो समझ में आता है ना, वो अलग ही मजा आता है, दूसरी बार पढ़ाने का मन ही नहीं करता। सेक्शन 70 कहता है कि अगर मैंने कुछ काम किया और उस काम का बेनिफिट अगर आपको मिल गया, तो आपको उस काम का बेनिफिट जो आपने एंजॉय किया और उस बेनिफिट के आपको आप पैसे देने पड़ेंगे। वो काम फ्री नहीं था, नॉन ग्रेजुएट। आंसर है नॉन ग्रेजुएट। सेक्शन 70 डील करता है नॉन ग्रेजुएट को, और यही तो मैं समझा रहा हूं। सेक्शन 70 किसको डील कर रहा है? नॉन ग्रेजुएट को डील कर रहा है सेक्शन 70। क्लियर है या नहीं है? बताया था? हाँ सर बताया था। अब फाइंडर ऑफ गुड्स सेक्शन 71 याद रहेगा। फाइंडर ऑफ गुड्स किसका है? सेक्शन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 68 से 71 सेक्शन है, उसको सेक्शन भी याद करो साथ के साथ, क्योंकि बार बार पूछ रहा है। A finder of goods file a suit to recover his expense, can sue for a reward if any, sell the goods if he like none of the above। बताओ, क्या कोई जो मैं गुड्स, आपका चोरी हो गया गुड्स और मैंने उसको मिल गया, वो मेरा फाइंडर हूं मैं गुड्स का, क्या मैं अपने खर्चे को रिकवर कर सकता हूं? उसके लिए मैं आप पे केस फाइल कर सकता हूं? या मैं जब मर्जी चाहे तो मैं उसको गुड्स बेच सकता हूं? नहीं, जब मर्जी चाहे गुड्स नहीं बेच सकता। जब 2/3 का एक्सपेंस हो जाए तभी गुड्स बेच सकता हूं। कैन स्यू फॉर अ रिवॉर्ड, कि भाई मैं तुम्हारे लिए गुड्स ढूंढ के लाऊं तो मुझे बदले में कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, इसके लिए केस कर सकते हैं? नन ऑफ द अबव। क्या बताओ क्या होना चाहिए? तो इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फाइंडर ऑफ गुड्स का एक बार आपको बेसिक कौन सा बताता हूं। Responsibility of finder of goods. A person who find goods belonging to another and take them into his custody is liable to as a bailey. bailey की तरह liable है। bailey means कि जब हम किसी का गुड्स यूज कर लेते हैं, यूज करने के लिए लेते हैं, तो बेली होता है वो पर्सन। मान लो आपके पास कंप्यूटर है, तो आपका गुड्स अगर कंप्यूटर मैं यूज कर रहा हूं तो मैं बेली हो गया, आप बेलर हो गए। जब मेरा यूज खत्म हो जाएगा तो मैं वापसी कर दूंगा। तो बेली की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको कंप्यूटर वापसी दूं, ऐसी बेली की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको। अब द फाइंडर ऑफ गुड्स मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट the real owner of the goods and deliver the goods to him on demand, and the obligation of impose of finder of goods section 71 of the Indian Contract Act 2000 Indian Contract 1872 कहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि। अब मुझे बताओ सर, यहां तो ऐसा कुछ भी समझ नहीं आया कि आप फाइंडर ऑफ गुड्स कैन फाइल और रिस्यू फॉर टू रिकवर हिज एक्सपेंस। या देखो, पहली बात तो मैं कहता हूं बी तो है ही नहीं। इफ ही लाइक, अगर वो चाहे तो गुड्स बेच सकता है। नहीं दोस्तों, गुड्स तब बेच सकता है जब 2/3 ऑफ द एक्सपेंस हो जाए, ठीक, उससे ज्यादा हो जाए। ये तो नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं है, इन दोनों में से कोई है। फाइल अ सूट टू रिकवर हिज एक्सपेंस या कैन सू फॉर रिवॉर्ड, फॉर अ रिवॉर्ड इफ एनी। इफ एनी मतलब ध्यान देना, ये दोनों ही सही हो सकते हैं, दोनों ही सही हो सकते हैं। पहली बात, ये वाला सही इसलिए कहूंगा क्यों, अगर आपका पर्स चोरी हो गया और आपके पर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सामान रखा हुआ था, आपने ऐलान कर दिया कि जो भी मेरा पर्स ढूंढ के लाएगा उस पर्स को, उस पैसे उसको मैं 1000 रुपए दूंगा। मुझे वो पर्स मिल गया, मैंने आपका पर्स आप पे डिलीवर कर दिया। क्या अब मैं आपसे 1000 मांगूंगा? नहीं मांगूंगा? यस सर मांगोगे। तो अगर कोई रिवॉर्ड था और वो रिवॉर्ड अगर वो नहीं दे रहा, तो क्या मैं उस पर केस कर सकता हूं? यस कर सकते हैं हम केस। तो सी इज अ राइट आंसर। फाइल अ सूट टू रिकवर हिज एक्सपेंस, अपने एक्सपेंस को रिकवर करने के लिए केस कर सकता है। हाँ ये भी सही है दोस्तों, अपने एक्सपेंस को रिकवर करने का। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर जो ढूंढने में जो मेरा खर्चा हुआ है उसका तो मुझे पैसा देगा नहीं देगा, कर सकता है। तो बोथ ए एंड बी होना चाहिए था, यहां पर नन ऑफ की जगह बोथ ए एंड बी होना चाहिए था, ए एंड बी होना चाहिए था दोस्तों।
अगर कोई रिवॉर्ड है, इफ एनी भी लगाया, ध्यान देना, हर बार नहीं मांगेगा। इफ एनी, अगर कोई रिवॉर्ड था उसके चक्कर में कि जो मेरा पर्स ढूंढ के लाएगा उसको मैं 1000 रुपए दूंगा, मैं ले आया ढूंढ के, अब 1000 रुपए दे, अगर नहीं दिया तो केस कर दूंगा। और अगर मेरा जो खर्चा हुआ उस पे, तो खर्चा हुआ तो उस खर्चे को। बट अगर कोई रिवॉर्ड होता है ना, तो फिर खर्चे की रिकवरी नहीं होगी। खर्चे की रिकवरी तब होगी जब रिवॉर्ड नहीं था। मैं भाई पर्स ढूंढ के लाया, अब जो मेरा खर्चा हुआ तो दे दे मुझे, 100 रुपए खर्च हो गया तेरे गाड़ी से यहां तक आने में, भाई 100 रुपए दे दे मुझे, बस मैं चले जाऊंगा, और क्या। ऑब्वियस बात है, अगला बंदा भी दे देगा, वो क्यों, अगर नहीं देगा तो केस कर देगा उस पर, और क्या। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बट अगर कोई रिवॉर्ड होता है तो खर्चे का बेनिफिट नहीं लेगा, खर्चा पैसा नहीं लेगा, तो रिवॉर्ड ले लेगा, खर्चा ले ले। ठीक है दोस्तों, तो बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर, इस हिसाब से यहां पर होना चाहिए। पीछे आंसर दे रखा है आपके पास शायद सी, कैन रिकवर फॉर रिवॉर्ड इफ एनी, ये भी सही है, पर रिकवर फॉर श्यू कर सकता है, केस कर सकता है अपने एक्सपेंस को रिकवर करने के लिए, भी ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सेप्शनल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच, कहता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सेप्शनल काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, किस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शनल काइंड होते हैं। कहता है when one party is bound to pay money in consideration of something done and suffered by the other party, no contractual relation between the parties exists between the party, no contract has been made by the party, या all of these, तीन चार में से बताओ quasi contract और implied contract are exceptional kinds of the contract by which, क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ये एक्सेप्शनल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक्सेप्शनल मतलब औरों से बिल्कुल अलग है। इसके अंदर ना लॉ द्वारा मेकर होता है, लॉ द्वारा बनाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अलग से कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी अपना नहीं बनाती, ऑब्लिगेशन कौन लगाता है, लॉ। तो इसलिए लिखा नो कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड बाय द पार्टी, पार्टी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाती, कौन बनाता है कॉन्ट्रैक्ट, लॉ इंपोज्ड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये तो ठीक है बिल्कुल। नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टी, इसके अंदर पार्टी द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन एग्जिस्ट करता ही नहीं। देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टी के बीच में रिलेशन नहीं होता दोस्तों, तो लॉ द्वारा इंपोज करा जाता है, तो रिलेशन ऑटोमेटिकली बनता है, अपने आप नहीं बनाते, वो रिलेशन है नहीं के बीच में, बस तू भाई ये पूरा कर, तू ये पूरा कर, ये काम होता है बस। ठीक। और दूसरा, वन पार्टी इज बाउंड टू पे मनी इन कंसिडरेशन ऑफ समथिंग डन और सफर्ड बाय अदर पार्टी, जिस पार्टी ने सफर कराया अगली पार्टी उसको क्या करेगी, उसके लिए कंपनसेशन पे करेगी। तो तीनों के तीनों सही आंसर है दोस्तों, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। इसलिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्शनल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा गया। एक्सेप्शन मतलब औरों से बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, इसमें लॉ द्वारा इंपोज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पार्टी द्वारा नहीं बनता, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन पार्टी द्वारा एग्जिस्ट नहीं करता, लॉ द्वारा एग्जिस्ट करता है, लॉ द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और इसमें एक पार्टी बाउंड हो जाती है लॉ के कहने पर कि वो दूसरे पार्टी को पे करे। दैट इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है या नहीं है? क्लियर। A give a recognition binding him in a penalty of 500 to appear in a court on a certain day. He forfeit his recognition. He is liable to pay whole penalty. He is liable to pay partial penalty. He is not liable to pay penalty. None of the above. बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन समझाता हूं पहले आपको मैं। ये कह रहा है कि भाई देखो, A give a recognition binding him in a penalty of 500 to appear in a court. To appear in a court. ठीक है, कहता है कि देखो A के ऊपर ना एक बाइंडिंग हुई पेनल्टी लगी 500 रुपए की, और उसको कोर्ट में हाजिर होना है, और वो जिस डेट पे कोर्ट में हाजिर होना था उस डेट पे कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, क्या उस पेनल्टी को पूरा पे करना पड़ेगा उसको? दोबारा समझते हैं। ए गिव अ रिकॉग्निशन बाइंडिंग हिम इन अ पेनल्टी ऑफ 500 रुपए। एक के ऊपर कोई पेनल्टी लगी 500 रुपए की, अब उसको कोर्ट में अपीयर होना है, हाजिर होना है। जिस दिन हाजिर होना था उस दिन वो हाजिर नहीं हुआ, क्या उस पर अब पेनल्टी जो पेनल्टी लगी गई थी 500 रुपए की, क्या पूरी ली जाएगी या आधी ली जाएगी? लिया ही नहीं जाएगी, क्योंकि जिस दिन अपीयर होता उस दिन नहीं हुआ तो लैप्स हो गया, ऐसा होगा क्या? नहीं सर, जिस दिन आपने अपीयर होता उस दिन नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं, एक तो एडिशनल पेनल्टी लगेगी, क्यों नहीं हुआ तू अपीयर भाई, जज साहब से फालतू बोलेगा है। ठीक है, तो वो अलग की बात नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा है एडिशनल पेनल्टी, वो कह रहे हैं कि जो पेनल्टी लगाई गई थी वो होगी नहीं होगी, वो पूरी ली जाएगी। इज लायबल टू पे होल पेनल्टी। अगर किसी पर्सन के ऊपर पेनल्टी लग, जनरल क्वेश्चन है, अगर किसी पर्सन के ऊपर पेनल्टी लगती है, ठीक है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे, अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर, अगर किसी पर्सन के ऊपर पेनल्टी लगती है और उसको कोर्ट में हाजिर किया जाता है, बुलाया जाता है जिस डेट पर, उस डेट पे वो हाजिर नहीं होता, आता नहीं है, तो जो उस पर पेनल्टी लगी थी 500 की, क्या उससे पूरा रिलाइज करा जाएगा? हाँ भाई पूरा करेगा, आधा क्यों करेंगे? और क्यों नहीं करेंगे भाई सर रिलाइज? एक तो वो एक दिन आया नहीं, जिस दिन बुलाया था उस दिन आया नहीं, उसके तो एडिशन लगेगी पेनल्टी, और जो पहले से पेनल्टी लगी थी वो रिलाइज करा जाएगा नहीं करा जाएगा? हाँ पूरा का पूरा रिलाइज करा जाएगा। दैट इज जनरल क्वेश्चन। ऑब्वियस ही बात है भाई, आपने किसी को खून कर दिया, आप खूनी हो, मर्डर हो, मर्डर, आपने किसी को खून कर दिया भाई, अब आपने किसी को खून करा तो आपको फांसी की सजा होगी नहीं होगी? अरे यार क्या कर रहे हैं सर, आपने नहीं करा। मैं कहता हूं सर किसी एक पर्सन ने चोरी करा, अब उसको सजा होगी 420 केस के अंदर, जाएगा जेल के अंदर। ठीक, अब वो हाजिर नहीं हुआ कोर्ट के अंदर, क्या वो छोड़ देंगे उसको? क्यों छोड़ेंगे भाई? जेल के अंदर बंद करेंगे, उल्टा पे लेंगे उसको अलग से। ठीक। 217 Which one of the following condition must be satisfied for making a claim under the necessity supplied to a person incapable of the contract?
यार ये तो भाई कितनी बार समझा चुका हूं, एक आंसर मैं पढ़ रहा हूं, सिर्फ आपको बताना है, मैं पढ़ रहा हूं। The article supplied should be necessary. The article supplied should be necessary at the time of sale or not delivery. Necessary must be done, supplied gradually out of the mere kindness. Necessary should be supplied only to a person incompetent to the contract. वो कह रहा है दोस्तों, अब क्वेश्चन पढ़ो जरा, कहता है कौन सी ऐसी कंडीशन है जो सेटिस्फाई करती है फॉर मेकिंग अ क्लेम अंडर अ नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कहता है नीचे दी कोई कौन सी ऐसी फ्लोइंग कंडीशन है जो इस चीज को सेटिस्फाई करते हैं कि जब भी कोई पर्सन इनकॉम्पिटेंट है, पार्टी है, कैपेसिटी नहीं है, तो उसको हम पर्सन को सप्लाई करें कम से कम नेसेसरी, मतलब जो चीज खाने पीने के लिए जरूरी है। अब अगर आप पढ़ो तो क्या आर्टिकल सप्लाई शुड बी नेसेसरी, क्या हर एक आर्टिकल सप्लाई ओनली नेसेसरी सप्लाई करना पड़ेगा, या हर एक आर्टिकल नहीं नेसेसरी। द आर्टिकल सप्लाई शुड बी नेसेसरी एट द टाइम ऑफ सेल एंड नॉट डिलीवरी। लास्ट वाला का पढ़ोगे, लास्ट वाला कहता है, लास्ट वाला देखना, कहता है नेसेसरी शुड बी सप्लाई ओनली, नेसेसरी शुड बी सप्लाई ओनली टू अ पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू दी कॉन्ट्रैक्ट। भाई हर पर्सन को हम सप्लाई नहीं करेंगे, वही पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं इनकॉम्पिटेंट है, पूरा पढ़ लो यहां पर, इन इसके साथ आएगा जुड़ा हुआ, इनकॉम्पिटेंट है। अगर वो पर्सन जो इनकॉम्पिटेंट है उस पर्सन को नेसेसिटी सप्लाई करेंगे, आर्टिकल नहीं, कुछ भी नहीं सप्लाई कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, और अगर चाहे तो उसकी प्रॉपर्टी से हम ले भी सकते हैं। क्लियर है नहीं है? तो डी इज अ राइट आंसर। सी कह रहा है नेसेसरी मस्ट बी हैव बीन सप्लाई ग्रेजुअली ऑन, कहता है नेसेसरी तभी कर पाओगे जब आप फ्री में दोगे, अगर आप चाहो तो आप पार्टी से रिकवर नहीं कर सकते, ऐसा कहां लिखा था। अगर हम नेसेसरी करना चाहते हैं, हम नेसेसरी सप्लाई करना जरूरी है, उसको खाना पीना देना जरूरी है, हमने दे दिया, तो क्या वो जरूरी है फ्री में ही हो? भाई जब वो बड़ा हो जाएगा उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर लेंगे, हाँ भले उससे नहीं करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी से तो कर सकते हैं। तो 20 का आंसर नहीं है, क्योंकि कह रहा मस्ट हैव सप्लाई ग्रेजुएटली, मतलब फ्री में दो, ऐसा नहीं सिस्टम भाई। हु इज लायबल फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर, कौन लायबल होगा उसके लिए, माइनर के लिए नेसेसरी सप्लाई के लिए कौन लायबल होगा दोस्तों? अब बच्चे कहेंगे सर गार्जियन गार्जियन गार्जियन, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, यह है हिज प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि हु इज लायबल फॉर नेसेसरी सप्लाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगर कोई पार्टी ने, कोई पर्सन ने किसी माइनर को नेसेसरी सप्लाई करा, तो उस नेसेसरी सप्लाई के बाद जो रिकवरी होगी उसके लिए लायबल कौन है, ये पूछा जा रहा है। तेजी तेजी में करेंगे, ये मत देखो हु इज लायबल फॉर नेसेसरी सप्लाई टू माइनर, माइनर को नेसेसरी सप्लाई करने के लिए कौन लायबल, उसके गार्जियन नहीं दोस्तों, उसकी प्रॉपर्टी से। उसके गार्जियन सप्लाई तो गार्जियन करेंगे, पर गार्जियन उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर लेंगे। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी तो बेच कर ही तो उसका नेसेसरी सप्लाई हुआ, तो हिज प्रॉपर्टी वर्ड आएगा, गार्जियन वर्ड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक। तो अगर मैंने उसको सप्लाई कर दिया, मैं गार्जियन हूं किसी माइनर का, मैंने उसको सप्लाई करा, माइनर सप्लाई करा, तो अब मैं उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता हूं, तो प्रॉपर्टी लायबल होगी उसकी नेसेसरी, क्योंकि मेरे को क्या हुआ, मैंने यहां पर दिया और वहां से ले लिया, तो मैं तो क्या होगा, मैं तो फ्री बैठा गया। मैंने किसी को 1 लाख का नेसेसरी सप्लाई करा और 1 लाख मैंने उसकी प्रॉपर्टी से ले लिया, तो अब मेरे लिए देखा जाए तो प्रॉपर्टी लायबल होगी ना उस चीज के लिए। ठीक है। द टर्म क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 69 name implied fact a contract in section 69, unjust enrichment of section 70 of the Indian contract, या consequences by the absent in the Indian contract act। अच्छा भाई, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को किस सेक्शन के अंदर डिफाइन करा गया है? मैं बताऊं आपको, हकीकत बताऊं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का कोई सेक्शन है ही नहीं दोस्तों। टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट चालू होते हैं सेक्शन 68 है, ना तो 68 है, ना तो 69 है, ना 70 है। डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स जब स्टार्ट होते हैं वो सेक्शन 68 से होता है, डेफिनेशन का तो कोई सेक्शन ही नहीं है। इसका मतलब कॉन्सिक्वेंसेस बाय इट एब्सेंट इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट टर्म एब्सेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब उसकी जो डेफिनेशन है, इसका मतलब हो गया डिफाइंड। डेफिनेशन क्या है? एब्सेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। कॉन्स्पीशियस का मतलब क्या हो गया दोस्तों? डिफाइंड, मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का टर्म इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइन ही नहीं करा गया है, इसके अलग से कोई सेक्शन वाइज डिफाइन नहीं करा गया। वैसे तो डिफाइन है पर सेक्शन वाइज डिफाइन नहीं करा, मतलब कोई सेक्शन नहीं बताता कि भाई इस सेक्शन के तहत क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करा ना, उसके टाइप्स को डिफाइन करा सेक्शन 68 से। तो याद रहना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट 68, 69, 70, तो मैं पढ़ रहा था मैं ध्यान से, 68, 70, 69 ये तो टाइप्स है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का कोई सेक्शन है ही नहीं दोस्तों। इसे डी कॉन्स्पीशियस बाय इट्स एब्सेंट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब देखा गया कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एब्सेंट है, इसका डेफिनेशन है ही नहीं, मतलब किसी सेक्शन में है ही नहीं डेफिनेशन, ये कहने की कोशिश कर रहा है। अब कह रहा है कि देखो, कह रहा है which of the following statement is true in connection with the quasi contract? It is imposed by the law. Quasi contract is a revoking contract. Damage cannot be claimed for breach of the quasi contract. नहीं,
पहला आंसर सही है, इट इज इम्पोज बाय लॉ, सिंपल। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लॉ द्वारा इंपोज करा, क्या इसको रिवोक कर सकते हैं, नहीं भाई, लॉ द्वारा इसको कैंसिल कैसे कर देंगे, इसलिए ये तो होगा नहीं। क्या डैमेजेस कैन नॉट बी इन क्लेम, क्या नहीं मांग सकते डैमेज, क्यों नहीं मांग सकते भाई, मनी के टर्म में डैमेजेस मांग सकते हैं, ठीक है। इट आउटर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से बनता है, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी आपस में एग्रीमेंट करती नहीं, लॉ द्वारा इंपोज होता है, इसलिए तीनों नहीं है। इसमें डैमेजेस मांग सकते हैं, इधर कह रहा है नहीं मांग सकते, मैंने कहा मांग सकते हैं भाई, ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट से बनता है, ये लॉ द्वारा इंपोज होता है, लॉ द्वारा इंपोज होता है। और इसके अंदर क्या रिवोक कर सकते हैं भाई, लॉ द्वारा लगाया गया कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ही रिवोक कर सकती है, और पार्टी रिवोक नहीं कर सकती, कैंसिल नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज इनकरेक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या इनकरेक्ट कौन सा है बताओ, पता सब भूल जाओ और लास्ट वाला पॉइंट लो, इट इज वॉलंटरी क्रिएटेड, क्या अपनी इच्छा से क्रिएट होता है या लॉ द्वारा इंपोज होता है, सर लॉ द्वारा, तो यही सबसे बड़ा गलत इंफॉर्मेशन है, अपनी इच्छा से क्रिएट नहीं होता, लॉ द्वारा होता है दोस्तों, लॉ द्वारा क्रिएट करा जाता है, तो बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें, यहां पर साफ साफ दिख गया वॉलंटरी क्रिएशन, वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से क्रिएट होता है, नहीं, लॉ द्वारा। कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी तो ना क्रिएट करती है, वो तो अपनी इच्छा से ना, लॉ द्वारा लगाया जाता है, इसलिए। कहता है इट रीसेंबल अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉन्ट्रैक्ट को रीसेंबल करा जा सकता है, हाँ, लॉ चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकती है, ठीक है। इट बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट इंट्रीटमेंट, देखो ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, पर ये बेस्ड होता है दोस्तों, वैसे सिलेबस के अंदर है नहीं, पर ये बेस्ड होता है, अब ये समझ के चले अभी यहां पर, ठीक है। सर डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट इंट्रीटमेंट का मतलब क्या है, सर ये है कि यहां पर ये देखा गया है कि अगर किसी पार्टी को नुकसान हो रहा है दूसरी पार्टी की वजह से, तो लॉ फॉरवर्ड आती है और इक्विटी और जस्टिस के बेसिस पर, इक्विटी और जस्टिस, तो इसलिए मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ जस्टिस लग रहा है कि दूसरी पार्टी को डैमेजेस ना हो, जस्टिस मिले, इक्वालिटी देखा जाए, बराबर समझा जाए, जस्टिस मिले दूसरी पार्टी को, तो इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस अप्लाई हो जाता है। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ लिखा था ना, प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, कितनी बार बताया है, डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस अप्लाई होता है इसके अंदर, तो मतलब वॉलंटरी क्रिएटेड नहीं है, ठीक है दोस्तों। आओ दोस्तों, Which of the following transaction cannot be described as a quasi contract, कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन तो quasi contract में डिस्क्राइब नहीं करी गई है। Right to claim if the under for misrepresentation, right to claim if given under coercion or mistake, right to recover the money paid other than person, और देखो ये भी करा हुआ है, ये भी करा, ये भी करा, बस ये लास्ट वाला ही नहीं करा, मतलब इसके अंदर जो डिस्क्राइब नहीं करा गया लास्ट में, क्योंकि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं, कोरिशन और मिस्टेक के बारे में था। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट खोल लेते हैं, देखो क्लेम फॉर नेसेसिटी सप्लाई सेक्शन 68, क्लेम फॉर नेसेसिटी सप्लाई ऑफ इनकम अकाउंट, ठीक है। रिकवर, राइट टू रिकवर द मनी पेड टू अनदर पर्सन, अगर किसी दूसरे पर्सन को पे कर दिया है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टेड पर, यही था राइट टू रिसीव द मनी, किसी और पर्सन को पे कर देते हैं गलती से, और दूसरा, और तीसरा क्या है, लास्ट क्या है, राइट टू क्लेम द मनी अंडर कोरिशन और मिस्टेक, और लास्ट वाला पॉइंट देख लो आप, यही लिखा है मनी मेड बाय मिस्टेक और अंडर कोरिशन, मिस्टेक अंडर कोरिशन के बाद, ठीक है। लास्ट में कह रहा है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं, कोरिशन और मिस्टेक के साथ कर सकते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो सी है, सब कुछ वही है दोस्तों जो पढ़ाया गया है, कॉन्सेप्ट सही है सर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ रियल सेंस ऑफ द वर्ड, रिलेशन विद द क्रिएशन सर्टेन ऑब्लिगेशन रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। और सर आपको सब पता है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो है ही, कहता है नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है भाई, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है पीछे साथ में, कह रहा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पहले तो गलत। दूसरा, क्या रिलेशन विद द क्रिएशन, रिलेशन विच क्रिएट सर्टेन ऑब्लिगेशन रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, कह रहा जब पार्टी आपस में इसको कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेगी तो रिलेशन होना जरूरी है। अरे यहाँ तो रिलेशन की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, यहाँ तो इंपोज करा जाता है लॉ द्वारा, तो रिलेशन की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर पार्टी के रिलेशन होने की जरूरत नहीं है, इक्विटी एंड जस्टिस के बारे में लॉ इंपोज करती है। इंप्लाइड है मैंने कहा, क्या अनइंफोर्सेबल है, क्यों इनफोर्सेबल है, अगर दूसरी पार्टी ने, अगर लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट लगाया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लगाया और दूसरी पार्टी ने नहीं माना तो वो केस कर सकता है, अनइंफोर्सेबल नहीं है, तो सी दैट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या इंप्लाइड है, बोला नहीं, लॉ द्वारा इंपोज हो जाता है अपने आप ही, बोला नहीं जाता इसके अंदर, ठीक है। A finder can sell the goods if the goods are uncertain, if the goods are valuable, if the goods are uncertain, if the goods are perishable, perishable मतलब खराब होने के नेचर में हो। और ये तो सर दिमाग लगाओ, थोड़ा जनरल क्वेश्चन है आपके लिए, जनरल क्वेश्चन है, कहता है जिस दिन गुड्स मिले उस दिन बेचने का अधिकार है। मेरे को आपका एक पर्स था, मुझे पर्स मिला आपका, और मैं क्या उस दिन, जिस दिन पर्स मिला उस दिन बेच दूं? नहीं सर, यार ऐसा अधिकार का मैंने बताया नहीं। अगर उसकी वैल्यू अच्छी है तो बेच सकता हूं? नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। अनसर्टेन है, मिल ही नहीं रहा। इफ अनसर्टेन्ड मतलब द गुड्स आर अनसर्टेन, मतलब उसको कहीं दूसरा वही जो पर्स है वो कहीं और मिलना मुश्किल हो जाए,
तब बेच सकता हूं, नहीं। पर मेनली अगर कोई गुड्स पेरिशेबल नेचर का है, मतलब आपके पास कोई ऐसी चीज है जो सड़ जाती है, जो जल्दी खराब हो जाती है, तो ये द मेन पॉइंट है कि उसको हम बेच सकते हैं जल्दी। भाई उसका ढूंढने का इंतजार थोड़ा करूंगा, ये तो खराब हो जाएगा तो फायदा क्या है, बेचो पर कमाओ, बेचो जो पैसा मिला उस पैसे को सेंड कर दो, वो अच्छी बात है। पर जो सड़ने वाली चीज है, जो बेकार होने वाली चीज है, तो पेरिशेबल नेचर की गुड्स को उसके बाद अधिकार है कि वो बेच सकता है। फाइंडर कैन सेल द गुड्स इफ इट द सेल ऑफ गुड्स सेट का पार्ट है सर, ये सेल ऑफ गुड्स सेट का पार्ट है, ये इसका पार्ट नहीं है। अब यहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जो आपके पास अच्छे क्वेश्चन है, जो मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। चलो भाई, मिस्टर कमल वाज लेवी एट सेल टैक्स, लेवी मतलब होता है लगाना, सेल टैक्स लगाया, ऑन हिज फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन इन बुलियंस, इसने बुलियंस में ट्रांजेक्शन करी, विच इज पेड द लेवी ऑफ दिस टैक्स आर डिक्लेयर अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया, ठीक है सर। अल्ट्रा वायरस किसे कहता है ये बताऊंगा। मिस्टर कमल डिमांडेड रिफंड ऑन द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स ऑन द ग्राउंड दैट द पेमेंट वाज अंडर द मिस्टेक ऑफ लॉ, व्हाट इज द फॉलोइंग इज अ करेक्ट। अब ये था आपके पास केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। चलो भाई समझते हैं इस पूरे केस स्टडी को, समझते हैं क्या था। मान लो मैं कमल हूं, आप सेल टैक्स ऑफिसर हो, ठीक है, मैं कमल हूं, आप सेल टैक्स ऑफिसर हो। अब मैंने कोई ट्रांजैक्शन करी बुलियंस में, ठीक है सर, ट्रांजैक्शन करी बुलियंस में, ट्रांजैक्शन कर दी, अरे छोड़ो ना बुलियंस वगैरह, आपने कोई ट्रांजैक्शन कर दी, ठीक। उस ट्रांजैक्शन के अंदर आप सेल टैक्स ऑफिसर ने मेरे पे सेल टैक्स लगा दिया कि भाई इस वाले ट्रांजैक्शन में तो सेल टैक्स लगेगा, ठीक है। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मैं सेल टैक्स पे कर दूंगा। बाद में मुझे पता चला कि जो आपने सेल टैक्स लगाया वो एक्चुअली लगना नहीं था, आपने वो सेल टैक्स का पैसा अपनी जेब में डाल लिया, आपने बियॉन्ड द पावर काम करा है, बियॉन्ड द पावर, मतलब सेल टैक्स लगाना नहीं था, आपने फिर भी लगा दिया, बियॉन्ड द पावर काम करा, बियॉन्ड द लॉ काम करा है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस। आपने जो सेल टैक्स मेरे पे लगाया था वो अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन बन गया, मतलब आपने जो सेल टैक्स लगाया था वो बियॉन्ड द पावर काम हो गया। अब इस केस के अंदर क्या जो मेरे पे सेल टैक्स लगा, जो कि लगना नहीं था, क्योंकि बियॉन्ड द पावर अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन बन गया। अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या हो गया कि जो भी आप सेल टैक्स ऑफिसर ने सेल टैक्स लगाया था मेरे पे, वो लगना नहीं चाहिए था, वो बियॉन्ड द पावर जाके लगा दिया उसने जानबूझकर। तो अब क्या मैं अपना पैसा रिफंड मांग सकता हूं आपसे, गवर्नमेंट से, क्या अपना पैसा रिफंड कर सकता हूं? क्या मैं सक्सीड होऊंगा अगर मैंने केस करा तो? बताइए आप, सोचो दोस्तों, क्या मैंने बताओ, क्या एक पूरा कॉन्सेप्ट को समझा? मैं कमल हूं और आप हो गवर्नमेंट की तरफ से सेल टैक्स ऑफिसर, आपने बियॉन्ड द पावर जाकर मेरे से सेल टैक्स ले लिया। अब मुझे बाद में पता चला कि आपने तो भाई सेल टैक्स देना नहीं था उस ट्रांजैक्शन पे, आपने फिर भी सेल टैक्स ले लिया, मतलब बियॉन्ड द पावर गए, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस, ठीक है। बियॉन्ड द पावर जब जाते हैं तो जितना लॉ लिखा उससे लॉ के अगेंस्ट जाकर हम कुछ ले लेते हैं, कर देते हैं, तो वो होता है बियॉन्ड द पावर, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस, ठीक। अब बियॉन्ड पावर जाकर आपने सेल टैक्स ले लिया, क्या बाद में मुझे पता चला कि भाई सेल टैक्स नहीं लेने थे, अनडकली मिस्टेकली मैंने पेमेंट कर दी, उसने मांगा, मैंने पेमेंट कर दी, मैंने देखा भी सोचा भी नहीं। तो इस केस के अंदर क्या मैं केस कर दूंगा अगर गवर्नमेंट के ऊपर बोलूंगा भाई मुझे मेरा रिफंड चाहिए, क्या मुझे मेरा रिफंड मिलेगा, क्या मैं सक्सीड हो पाऊंगा? यस दोस्तों, यस, वी आर सक्सीड। तो लेट्स सी मिस्टर कमल विल बी सक्सीड। भाई बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, तूने लिया कैसे जब तो सेल टैक्स बनता नहीं था, तो मिस्टेकली सेल टैक्स पे कर दिया। अब उस केस के अंदर उसको सेल टैक्स रिफंड करा जाएगा। कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखना, कह रहा है मिस्टर कमल नॉट सक्सीड, हटा दो इसको, मिस्टर कमल विल नॉट सक्सीड, हटा दो इसको, मिस्टर कमल विल नॉट सक्सीड, हटा दो। जब सक्सीड होगा तभी तो बात करूंगा आगे, यहां तो लिख ही दिया सक्सीड नहीं होगा, तो सक्सीड नहीं, सक्सीड होने के बाद ऐसा लिखा होगा उसके अंदर कि हाँ इसको पैसे का रिफंड मिलेगा, ये लिखा होगा सक्सीड होने के बाद, ठीक है दोस्तों। चलो आओ दोस्तों भाई अगले करते हैं, आप थोड़ा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। एन इंश्योरेंस कंपनी पेड मनी बाय मिस्टेक ऑन अ पॉलिसी विच हैज हैड लैप्स्ड, जो लैप्स हो चुकी है। एक इंश्योरेंस कंपनी ने पेड मनी बाय मिस्टेकली ऑन अ पॉलिसी विच हैड लैप्स, ऐसी पॉलिसी जो लैप्स हो गई थी, जो खत्म हो गई थी, उसके इंश्योरेंस कंपनी ने उस लैप्स पॉलिसी की पेमेंट कर दी गलती से, थ्रू द कंपनी विच आर इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट ऑफ द लैप्स, उस कंपनी को पेमेंट कर दी, और उस कंपनी थ्रू द कंपनी विच आर इग्नोरेंट ऑफ लैप्स, दिस वर ओवरलुक एट द टाइम ऑफ पेमेंट, कैन द कंपनी रिकवर द अमाउंट। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी है ये, कंपनी का मतलब थ्रू द कंपनी द्वारा हुआ, जिस कंपनी को पता नहीं था कि भाई ये पेमेंट जो हुए, ये जो पॉलिसी का पेमेंट मैंने कर दिया, मतलब मान लो मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, आप हो पॉलिसी होल्डर जिसने मेरी पॉलिसी खरीदी है LIC की, अब मैंने आपको पेमेंट कर दी,
पर आपकी पॉलिसी पहले से एक्सपायर हो चुकी थी, उसकी पेमेंट हो चुकी थी, लैप्स हो गया था, फिर भी मैंने आपको पेमेंट कर दी गलती से। तो क्या मैं अब आपसे पैसा वापसी ले सकता हूं या नहीं ले सकता, आप मुझे बताइए। कैन कंपनी रिकवर द अमाउंट, क्या कंपनी अब पैसा रिकवर कर सकती है नहीं कर सकती? कहता है कैन कंपनी कैन रिकवर द अमाउंट, क्या वो रिकवर कर सकती है? बताइए सर। यस सर, कंपनी रिकवर कर सकती है, बहुत ही सिंपल है। तो बताओ यार, गलती से जो पॉलिसी होल्डर एक्सपायर हो गई थी, जो पॉलिसी एक्सपायर हो गई थी, होल्डर नहीं, पॉलिसी एक्सपायर हो गया था, उसका पैसा भी हो गया होगा, लैप्स हो गई तो मतलब पॉलिसी का पेमेंट कर दी। भाई कोई भी LIC पॉलिसी तब लैप्स होती है जब उसकी पेमेंट हो जाती है, एक्सपायर तब होती है पेमेंट करने के बाद। पेमेंट हो चुकी और गलती से कुछ टाइम बाद इंश्योरेंस कंपनी ने फिर पे कर दिया उसको देखकर, तो क्या वो पैसा रिकवर कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, कंपनी कैन रिकवर दी अमाउंट। सिंपल है, केस स्टडी सिंपल है ना। चलो, where a party to a contract failed to perform at or before a specific time and it was the intention the party that the time should be of the essence। अगर कोई पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने में फेल हो जाती है या स्पेसिफिक टाइम से करने से, स्पेसिफिक टाइम होने से पहले फेल हो जाती है, और पार्टी ने फेल करा जो इसका इंटेंशन था फेल करना, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा समझना है। अगर कोई पार्टी अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करती, उसके लिए फेल हो जाती है जो भी स्पेसिफाइड टाइम था, और उसने जो भी एक काम करा, इट वाज इंटेंशन ऑफ द पार्टी ने जानबूझकर फेल करा वो परफॉर्मेंस, तो अब इस केस के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा दोस्तों, बताइए? वॉइडेबल बन जाएगा। या द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल बट एग्री पार्टी इज एंटाइटल्ड फॉर कमीशन। वॉइडेबल तो नहीं होगा पर कमीशन, यार कह रहा है वॉइडेबल नहीं होगा, पर अगली पार्टी जो एग्रीड पार्टी है, जो पीड़ित पार्टी है, वो कंपनसेशन ले सकती है। अच्छा, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड और नॉन ऑफ द अबव। बताओ क्या होना चाहिए अगर कोई पार्टी जानबूझकर वो पूरा ना करे तो? ऑब्वियस सी बात है सर, जब हम जानबूझकर हम पूरा नहीं करते ना दोस्तों, उसको हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, भाई हमने परफॉर्मेंस करनी थी, हमारा इंटेंशन था, तो इंटेंशन था कि भाई इससे हम काम करवा लेंगे और हम नहीं करेंगे, दैट इज फ्रॉड। जब आप इंटेंशनली धोखा दे रहे हो, परफॉर्मेंस को पूरा ना कर रहे हो, तो फ्रॉड कहते हैं, और फ्रॉड इज अ कंसेप्ट ऑफ वॉइडेबल, है ना। इंटेंशन जब अनइंटेंशनली होता है तो मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, जब इंटेंशन होता है तो फ्रॉड। तो इंटेंशनली करा, यहां पर वर्ड आया इंटेंशनली, तो हम उसको कहेंगे फ्रॉड है, और इस केस के अंदर वॉइडेबल। क्योंकि भाई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसकी मेरी इंटेंशन थी मैं करूंगा ही नहीं इस काम को, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपसे काम करवा ले, पर मैंने नहीं कहा, मेरी इंटेंशन थी, तो ये फ्रॉड हो गया। फ्रॉड हो गया तो ये वॉइडेबल है। 27 का ए इज द राइट आंसर, ठीक है, 227 का। आओ दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 228। कहता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस इंक्लूड। अब देखो ये हमारे सिलेबस के अंदर है नहीं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। कहता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस के अंदर इंक्लूड 3 चीज हो सकता है, एक होता है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट प्रॉमिस, म्यूचुअली एंड कंकरेंट प्रॉमिस, म्यूचुअली एंड डिपेंडेंट प्रॉमिस। ये तीनों का ऑल ऑफ दिस आंसर है, पर ये तीनों चीज आपको पहले बतानी पड़ेगी, तभी आप समझ पाओगे कि तीनों का मतलब क्या है। जैसे कि पहले स्टार्ट करता हूं, म्यूचुअली एंड इंडिपेंडेंट प्रॉमिस। देखो सिलेबस के अंदर कहीं नहीं मिलेगा आपको, हमारे है ही नहीं, फिर भी इंक्लूड कर रखा है, फिर भी एमसीक्यू दे रखा है, बच्चा कंफ्यूज होगा ही होगा इसके अंदर। आप बताओ कैसे बताया जाए, अब मैं आपको सिखाता हूं। देखो क्या होता है म्यूचुअली, देखो पहली बात तो मैं बताता हूं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस के अंदर 3 इंक्लूड होते हैं, एक म्यूचुअली इंडिपेंडेंट प्रॉमिस, म्यूचुअली एंड इंडिपेंडेंट प्रॉमिस, म्यूचुअली एंड डिपेंडेंट प्रॉमिस, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट प्रॉमिस। तीनों होते हैं, इसलिए मैंने ऑल ऑफ दिस पे टिक लगा दिया। आप तीनों का मतलब समझते हैं, फिर आगे देखो अगला क्वेश्चन भी इसी का है, 229, ठीक है, ध्यान देना। अब जरा सुनना, मैं एक दुकान पे गया, शॉप पे गया, और शॉप मान लो मदर डेयरी थी, डेयरी की शॉप थी जहां पे दूध वगैरह, दही लस्सी वगैरह मिलता है। मैंने उससे बोला कि सर देखो, आप हर महीने मेरे घर पे दूध जमा कराते जाना, हर महीने मेरे एक लीटर थैली दूध की भिजवा देना, मैं आपको महीने के एंड में पेमेंट कर दूंगा। अब दोस्तों वो हर महीने भिजवाता चले गया, ये ना सोचकर कि वो पेमेंट करेगा नहीं करा, अपना काम कर रहा है वो, और एंड के एंड दिन में मैंने भी अपना पेमेंट कर दी। ठीक है, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं। इसका मतलब जो पार्टी जो हर महीने हर दिन मेरे पे महीने तक हर दिन मेरे पे आया और वो 1 लीटर दूध जमा करा के गया, मेरे को घर दे के गया, हर दिन देखेगा, 30 के 30 दिन, ये 31 दिन, और उसने ये नहीं सोचा कि आप पैसा दोगे नहीं दोगे, वो करता चले गया, अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करता चले गया इंडिपेंडेंटली। ये ना सोचा कि भाई आप करोगे तभी करूंगा, ऐसा नहीं बोला उसने, बोला चलो मैं कर देता हूं, आप पेमेंट कर देना। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली, करा तो दोनों ने, पर इंडिपेंडेंट होकर, किसी पे डिपेंड होकर नहीं करा। ऐसा नहीं बोला कि भाई देखो जब तुम पैसे दोगे तभी मैं दूध दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा।
आ रहा समझ में? डिपेंडेंट, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट चल रहा था वहां पर। क्या चल रहा था कि मैंने कहा भाई देखो हर महीने दूध वाला आया, कहता भैया हर महीने दूध घर पे जमा करा दे और हर महीने के एंड में पैसे ले जा। तो दूध वाला रोज आएगा घर पे दूध देने, पर दूध वाला पैसा महीने के एंड में ले जाएगा। तो दूध वाला जो काम कर रहा है पूरे दिन में, पूरे महीने तक उसने जो काम करा वो इंडिपेंडेंट होकर करा। मतलब उसने ये नहीं सोचा कि भाई जब तू करेगा तभी मैं करूंगा, जब तू मुझे पैसा देगा तभी डिलीवरी करूंगा, ऐसा नहीं। डिलीवरी कर दिया उसके बाद महीने के एंड में पैसा लेगा। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एंड इंडिपेंडेंट प्रॉमिस। म्यूचुअली और डिपेंडेंट प्रॉमिस का मतलब क्या हुआ, पहले एक बता देता हूं। म्यूचुअली और इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि जब एक पार्टी या पार्टीज, दोनों पार्टी में से कोई भी अपना काम इंडिपेंडेंटली करे और ये ना सोचे कि अगला बंदा करेगा नहीं करेगा पूरा, या अगले बंदे की इंटेंशन है करने की नहीं करने की, तो ऐसे चीज को बोलते हैं म्यूचुअली एंड इंडिपेंडेंट प्रॉमिस। ठीक है सब। अब जरा सीखते हैं म्यूचुअली एंड डिपेंडेंट। व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस ऑफ अ प्रॉमिस, ऐसे समझो कि अगर कोई पार्टी का परफॉर्मेंस किसी दूसरे पार्टी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एंड डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं उसको? म्यूचुअली एंड डिपेंडेंट। अगर किसी पार्टी का परफॉर्मेंस किसी दूसरी पार्टी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एंड इंडिपेंडेंट। मतलब अगर वो पैसे दे ना दे, मैं दूध सप्लाई कर दूंगा, मेरा दूध सप्लाई करना डिपेंड नहीं उसके पैसे देने पर, मैं दूध सप्लाई कर दिया 1 महीने बाद पैसे देगा, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एंड डिपेंडेंट। पर अगर किसी पार्टी का परफॉर्मेंस तभी हो पाएगा जब अगली पार्टी अपना परफॉर्मेंस पूरा करेगी, तभी होगा म्यूचुअली एंड डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे उसके? म्यूचुअली एंड एक साथ। म्यूचुअली मतलब एक साथ, और डिपेंडेंट क्या मतलब हुआ, ध्यान देना। मैंने कहा दोस्तों, मैंने आपको बोला, क्या आपने मुझे बोला, नहीं मैंने आपको बोला कि सर आपने मुझे बोला कि सर मेरी बिल्डिंग बनानी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, 4 मंजिल बिल्डिंग बनानी, क्या बना दोगे? मैंने कहा हाँ बना दूंगा। मैंने बनाया, पर मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मैंने कहा सर देखो मैं सिर्फ बनाऊंगा, सामान सारा आप लेकर आओगे। मतलब जो भी आपके पास टिम्बर हो गया, जो भी आपके पास सरिया वगैरह, जो भी ईंटें वगैरह, ब्रिक वगैरह, कोई भी हो गए, सीमेंट वगैरह कुछ भी, मैंने कहा सामान आपका रहेगा, बनाऊंगा मैं। बनाने का इतना चार्जेस है, सामान आपका रहेगा, बनाऊंगा मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं बनाता हूं सामान, पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेता, सामान आप लाओ, बनाऊंगा मैं। अब मेरा परफॉर्मेंस तभी हो पाएगा जब आप सामान दोगे, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एंड डिपेंडेंट। आ रहा समझ में? और जब मेरा परफॉर्मेंस क्या होता, अब जैसे कि मैंने कहा देखो सर सामान भी मेरा ही है और बना भी मैं रहा हूं, बनाऊंगा ही मैं और सामान भी मैं लेकर आऊंगा, तो आपका पैसा देना काम है, तो यह है म्यूचुअली एंड इंडिपेंडेंट। आपके परफॉर्मेंस से मेरा काम नहीं अटकेगा, मैं करता रहूंगा। हाँ कुछ टाइम बाद पैसे देना पड़ेगा, वो तो अलग चीज है, पर मैं तो करता रहूंगा ना, मेरा स्टार्टिंग तो हो जाएगा। दोस्तों इसको बोलते हैं म्यूचुअली एंड इंडिपेंडेंट, या आपने के सामान देने के बाद ही मैं कर पाऊंगा, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एंड डिपेंडेंट। क्लियर है नहीं है? ठीक है। फिर आगे वैसे है नहीं सिलेबस के अंदर, फिर पढ़ा रहा हूं क्योंकि अच्छा लगता है पढ़ाना। म्यूचुअली एंड कॉन्करेंट प्रॉमिस क्या होता है? जब मैंने कहा देखो भाई, मैं गया दुकान पे, मैंने कहा भाई देखो 1 महीने तक मेरी दूध की थैली पहुंचा देना घर पर और मैं आपको पैसे दूं। कह रहा ऐसा तो ना होता है भाई। कहता रोज आ जा भाई, पैसे दे जा, दूध ले जा, तू पैसे दे मैं दूध देता हूं, मैं पैसे देता हूं, मैं दूध देता हूं, पैसे दे। मतलब जब दोनों पार्टी आपस में दोनों एक साथ परफॉर्मेंस पूरी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एंड कॉन्करेंट प्रॉमिस। कॉन्करेंट मतलब एक साथ, जब दोनों पार्टी एक साथ प्रॉमिस। अब आप किसी होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आप ऐसे कहते हो कि बाद में पैसे दे दूंगा, या ऐसे कहते हो कि नहीं भाई खाना खाया तुरंत पैसे दिए, तो खाना खा लिया आपने, परफॉर्मेंस खाना खाने का, उसने आपको खाना बना कर दिया, उसने परफॉर्मेंस कर दिया, आप उसको पैसे दो। मतलब जब दोनों पार्टी एक साथ परफॉर्मेंस पूरा करती है, एक साथ परफॉर्मेंस, म्यूचुअली एंड कॉन्करेंट प्रॉमिस कहते हैं। तो दोस्तों तीनों ही केस के अंदर, तीनों इज द टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस के तीनों टाइप्स हैं, म्यूचुअली एंड इंडिपेंडेंट प्रॉमिस, म्यूचुअली एंड डिपेंडेंट प्रॉमिस एंड म्यूचुअली एंड कॉन्करेंट, ऑल ऑफ द अबव। अब जरा यहां देखना 229 आपको अच्छे समझ में आएगा। कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट करा बी के साथ टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग ऑफ फिक्स प्राइस, बी करेगा सप्लाई अननेसेसरी टिम्बर, टिम्बर सप्लाई करेगा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब बताओ इन तीनों में से कौन सा रेसिप्रोकल प्रॉमिस है? बी सप्लाई करेगा, अगर मेरा काम होता सप्लाई वगैरह कुछ नहीं करता, सब कुछ मेरा काम होता तो इंडिपेंडेंट होता, पर वो उसके सप्लाई करेगा तभी मैं बना पाऊंगा, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एंड डिपेंडेंट। क्लियर है नहीं है? समझ में आ गया? चल आओ 230 पे करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ पर्सनल नेचर कैन बी परफॉर्म्ड। पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म कर सकता है? प्रोमिसर कर सकता है, एजेंट कर सकता है, या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। दोस्तों आप सुने, पर्सनल नेचर मान लेते हैं कि एक लड़का है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कॉफी पीने जा रहा है। अब वो कहेगा यार मैं नहीं आ रहा, मेरा एजेंट आ रहा है, उसको ले जा। या फिर वो कहेगा नहीं यार मेरा रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, मेरे बनने का वो चलेगा तेरे साथ। ऐसा हो सकता है क्या? तो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट कौन पूरा करेगा? एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव, या वही पर्सन जिसका जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है? सर वही पर्सन, ऑब्वियस ही बात है सर।
आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओगे, सर हमारा तो कोई है ही नहीं। अरे कोई नहीं, आगे बन जाएगा, नहीं तो शादी तो होगी कभी। जब शादी होगी दोस्तों तब जाओगे अपनी हस्बैंड वाइफ के साथ, तब क्या होगा? बोलोगे नहीं मेरा एजेंट आ रहा, वो जाएगा तेरे साथ, ऐसे बोले। कह रहा आज चलो तुम घर, डंडा रख रखा मैंने घर पे, हाँ फिर बताऊंगा मैं। तो समझो कि भाई पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसने प्रॉमिस करा है, ठीक है। मतलब वो लड़का जो कॉफी पीने जा रहा है या वो लड़की जो कॉफी पीने जा रही है, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिस, लायबिलिटी ऑफ जॉइंट, मैंने बताया था आपको लायबिलिटी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ाया मैंने ये लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिस। बताओ लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिस कैसे होती है? जॉइंटली भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, या जॉइंट एंड सेवरल दोनों हो सकती है। हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है। फिर अब इसके अंदर बताओ लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर, जब जॉइंट प्रोमिसर उसकी लायबिलिटी कैसे होगी? जॉइंटली होगी, अलग अलग होगी, या जॉइंट और सेवरल दोनों हो सकती है। और देखो नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं सर, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव क्यों भाई? देखो ना यहाँ पर, अच्छा मैं ऐसे कहता इसकी जगह बी सी की लिखता बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, तो ए क्या है? जॉइंट, और बी क्या है? सर्वल। यही तो लिखा है बोथ ए एंड बी, मतलब जॉइंट भी हो सकती है और सेवरल भी हो सकती है। मतलब मेरी लायबिलिटी मिलाकर भी हो सकता है पे करने की भी हो सकती है, या फिर अलग अलग भी पे करने की हो सकती है। याद करो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सिखाया था मैंने। तो दोनों हो सकती है भाई, या तो चाहूं मैं सबके बदले का इकट्ठा पे कर दूं या अलग अलग सबसे पैसे मांगू। सेवरल तो बोथ ए एंड बी लिखा होता तो अच्छा लगता, अलग अलग दिया उसने, कहा जॉइंट एंड मतलब दोनों, एंड जॉइंट भी हो सकती है और सेवरल भी हो सकती है, दोनों हो सकती है भाई, मतलब बहुत एंड भी तो हो गया, ठीक है। तो सी इज अ राइट आंसर। कहता है वेयर द ऑर्डर ऑफ द परफॉर्मेंस इज नॉट फिक्स द कॉन्ट्रैक्ट विल परफॉर्म एज पर। कहता है अगर ऑर्डर ऑफ द परफॉर्मेंस इज नॉट फिक्स द कॉन्ट्रैक्ट विल बी परफॉर्म एज पर द विश ऑफ प्रोमिसर, एज पर द विश ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी की विश पर, प्रोमिसर की विश पे, ये दोनों की विश पर, या नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन की विश पर। सर विश तो नहीं चलेगी यहाँ पर, सर विश नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी विश? क्यों आप समझे? वो भाई मैंने कहा कि देखो, मैंने कहा सर आप मेरे को गाड़ी डिलीवर कर देना, मैं आपको बदले में पैसे दे दूंगा, ये बताए नहीं कब डिलीवर करनी है, तो ठीक है आपका मन करेगा तो आप कल ही कर दोगे। मैंने कहा मेरे पैसे है नहीं भाई, 1 महीने बाद आइयो। तो विश का अगर करेगा तो भाई नहीं चलेगा। तो ऐसा करो, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन देखो, गाड़ी अगर पेरिशेबल नेचर के गुड्स की डिलीवरी कर रहे हो तो जल्दी करो, ठीक है। अगर थोड़ा गाड़ी वगैरह काम है तो थोड़ा देख लो अपने हिसाब से, तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से डिलीवरी होगी। मैंने आपको पहले बताया था वहां पर, आप याद रखो चार्ट बनाया था, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस वाला चार्ट बनाया था, वहां पर लिखा था नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के नेचर देखा जाएगा। अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के है तो जल्दी से जल्दी डिलीवरी करेंगे, नहीं है तो आराम से करेंगे जब डेट आपको स्पेसिफाई नहीं करी होगी। If neither the debtor or nor the creditor appropriate the payment will be appropriated as per the desire of the promisor, as per the desire of the promisee, in order of the time or none of the above। देखो मैं फिर कह रहा हूं, डिजायर नहीं चलेगी यहाँ पर। इच्छा अगर आ जाती है ना तो प्रोमिसर और प्रोमिसी की इच्छा, तो इच्छा कभी मैच नहीं कर पाएगी। वो कहेगा नहीं भाई आज मुझे टाइम नहीं है, मैं इस दिन नहीं आ सकता। आप कहोगे सर मुझे आज टाइम नहीं, मैं इस दिन नहीं आ सकता, तो मतलब इच्छा कभी नहीं होगी। तो क्या होगा, जिस दिन टाइम सेट करा होगा उसी ऑर्डर पे आपको सबमिट कराना है। मतलब if neither the debtor or nor the creditor appropriate the payment will be appropriated। कहता है अगर पता नहीं कर रहा, अगर ये नहीं पता चल रहा कि डेटर कब पेमेंट करे, या डेटर क्रेडिटर को कब पेमेंट हो जानी चाहिए, या डेटर से कब पैसा आ जानी चाहिए, या अप्रोप्रिएट नहीं है कि भाई कितनी पेमेंट क्या कितने टाइम पर आनी चाहिए, तो उस केस के अंदर जो टाइम सेट करा गया रहा होगा तुम्हारी एग्रीमेंट के अंदर, उस टाइम पे करना, विश पे मत जाना। टाइम जो ऑर्डर ऑफ टाइम है, ऑर्डर ऑफ टाइम मतलब जो नॉर्मल टाइम जो होता है कि भाई इतने टाइम में आ जाना चाहिए। डेटर है, जैसे कि डेटर है और क्रेडिटर है, आपने सुना होगा अकाउंटेंसी के अंदर कि डेटर और क्रेडिटर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी होती है। 1 साल के अंदर इनको पेमेंट या 1 साल के अंदर पैसा आ जाना चाहिए, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ टाइम। अगर टाइम पीरियड डिसाइड नहीं है, टाइम पता नहीं रखा, तो आप ऑर्डर रखा 1 साल के अंदर पे कर दो भाई, क्योंकि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी होती है। ऐसा अकाउंटिंग का पार्ट है या नहीं है? लो भाई एन एग्रीमेंट सी ऑर्डर ऑफ टाइम। ऑर्डर ऑफ टाइम का मतलब जो नॉर्मल टाइम है कि इतने टाइम में पे हो जाना चाहिए उतने टाइम पे कर दीजिए, ठीक है। अगर टाइम डिसाइड नहीं है तो अप्रोप्रिएट नहीं है। एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ वेजर, मतलब वेजरिंग एग्रीमेंट आर क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है सर, इसको तो बांधने की जरूरत नहीं है। which one of the flowing about the essential element of valid tender। कहता कौन सा ऐसा है जो essential element of valid tender है। The tender must be unconditional, tender must be made at the proper time and place, the promise must be, बिल्कुल यार सारे है, टेंडर अनकंडीशनल होना चाहिए, कंडीशन नहीं होनी चाहिए टेंडर के अंदर, प्रॉपर प्लेस और टाइम होना चाहिए, प्रॉमिस मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू असर्टेन द गुड्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। भाई अगर आपने टेंडर्स को दे दिया है, टेंडर मतलब आपके बाद आप ऑफर दे रहे हो कि भाई रोड बनाने का टेंडर आया कि भैया रोड बनानी है, कॉन्ट्रैक्टर आए बड़े बड़े, अपने अपना प्राइस कोट करा उसने, वो बोला सर प्रॉपर प्लेस एंड टाइम होनी चाहिए, इतने टाइम पे मैं कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे। अगर मेरे को टेंडर मिल गया मान लो रोड बनाने का, तो मुझे क्या चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी है भाई इतने टाइम तक मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकूं, इतने टाइम तक मैं गुड्स ला सकूं और उसमें पूरा कर सकूं। तो ऑल आर द करेक्ट आंसर। अनकंडीशनल होना चाहिए,
प्रॉपर प्लेस और टाइम होना चाहिए, और प्रोमिसी मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, उसके बाद अपॉर्चुनिटी होती है जिसके बाद इसको ये टेंडर मिला, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि भाई वो आराम से कि वो उतने गुड्स का असर्टेन कर पाए। मैंने कहा भाई मुझे 10,000 शूज चाहिए, इसका टेंडर निकाला, आपको टेंडर मिल गया, तो आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि शूज बना लो तब तक, तो वो तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर द एसेंशियल ऑफ वैलिड टेंडर। और टेंडर के बारे में सर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, ऐसा कोई लॉजिक, पर यहाँ पर जनरल है कि कंडीशन नहीं होनी चाहिए, साथ में प्रॉपर प्लेस और टाइम होना चाहिए, और उसके साथ में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जिसको हम टेंडर दे रहे हैं 10,000 शूज बनाने का, तो उसके बाद टाइम होना चाहिए ना उतना शूज बनाने के लिए, तो उतना टाइम तो दो, अपॉर्चुनिटी तो दो उसकी। All of the above. A, B, C jointly promise to pay D. D may be compelled. A, B, C jointly pay him, या A to pay him 3,000 रुपए, या A और B और C to pay 3,000, या A, B, C jointly and separate to, या D is the right answer। यार मान लो एक बी सी 3% हमें डी को पेमेंट करनी है 3,000 रुपए मिलाकर, या मिलाकर पेमेंट करे या अलग अलग पेमेंट कर दे 5,000 रुपए, या मिलाकर करे या अलग अलग कर दे, बात तो उसको तो 3,000 मिलने चाहिए। तो लास्ट वाला देखो, ए बी एंड सी जॉइंटली एंड सेपरेटली टू पे 30,000, मतलब अलग अलग 1,000 रुपए कर दे उसको, या तीनों को मिलाकर इकट्ठा जोड़े फिर दे दे 1,000 रुपए। तो मैंने कहा था कि ज्वाइंट लायबिलिटी हमेशा ज्वाइंटली भी हो सकती है और सेवरली भी हो सकती है, तो सेम समझ आ गया, क्लियर है। ए कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड डिस्चार्ज, अ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड डिस्चार्ज, अब डिस्चार्ज के क्वेश्चन आ गए यहां पर, डिस्चार्ज के। अ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड डिस्चार्ज बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बाय एग्रीमेंट, इनोवेशन, बाय ब्रीच, ऑल ऑफ द अबव। ये तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। When where there the contract, a promiser is to perform his promise without application by the promise, and no time is performed specified, the engagement must be performed within a reasonable time. The question, what is the reasonable time and in of each particular, the question of fact। याद कर लो, ये पूरी लाइन मैंने लिखवा रखी थी टाइम वाले परफॉर्मेंस के अंदर, जब मैंने टाइम ऑफ द पढ़ाया था। अब यहां टेढ़ा दिखेगा आपको, पर अगर आप ध्यान से देखो कि वो टेढ़ा था, देखो ये वाले पे अपना चार्ट खोलो, टाइम वाला अपना चार्ट खोले भाई, मेरे पे है नहीं वो चार्ट, और ये चार्ट खोलोगे तो यहां पर कहीं दिखेगा आपको, बस मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको, ज्यादा जूम नहीं हो गया भाई, देख सकता तो टेढ़ा घुमा लो, फोन को ऐसे घुमा लो, ठीक है। विद इन अ रीजनेबल टाइम, क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट, क्या दिख रहा है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अगर आप ध्यान दो तो सेक्शन 46 बताया था नॉट स्पेसिफाइड, क्या स्पेसिफाइड नहीं है, क्या स्पेसिफाइड नहीं है दोस्तों, बताना। टाइम नॉट स्पेसिफाइड, यहां पढ़ना, यहां से पढ़ना। द प्रोमिजर हैज अंडरटेक द परफॉर्म प्रोमिजी विदाउट द एप्लीकेशन बाय द प्रोमिजी, A promiser perform his promise without the application by the promisee. No time has been performed. No time. ये time specified नहीं है. Within a reasonable time दो question of fact है. Question of fact. Clear है? No time performance specified under the agreement within a reasonable time. The question. What is with the reasonable time in the particular case? इस particular में क्या reasonable time होगा? Question of fact. जो जिस तरीके से question होगा उस तरीके से मैं बताया करूँ. जिस तरीके से situation होगी उस तरीके से time भी decide करेंगे. अगर situation है कि perishable goods देने की तो time भी जल्दी होगा. फिर perishable नहीं है कुछ ऐसा लंबे टाइम चल सकता है तो टाइम भी थोड़ा आगे बढ़ेगा. तो question of fact. क्लियर है? पर क्वेश्चन बताएगा इसको, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, सिचुएशन बताएगी क्या होना चाहिए. क्लियर है नहीं है? और 239 when time is not essence of contract, it expect that the promiser, time is not essence of contract. अगर when time is not essence of contract, it expect that the promiser will perform the contract at within the time. It must be performed within a reasonable time. अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम नहीं बता रखा तो बताओ, टाइम नॉट स्पेसिफाइड है तो बताओ किस टाइम पर कर देना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को, पूरा रीजनेबल टाइम में कर देना चाहिए. 139 का भी अभी तो बढ़ाया, जस्ट वही लाइन. जब आपके पास टाइम स्पेसिफाइड ना हो तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से ऊपर क्या लिखा था, विद इन अ रीजनेबल टाइम. यहां देखो ना, दिखा देता हूं क्या लिखा है, विद इन अ रीजनेबल टाइम. बस. Each party to a contract is bound to perform his part of obligation after the party have made due performance of the contract come to end. In such a case, the contract is set by discharge by the performance of the contract. जब दोनों पार्टी अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर देती है दोस्तों, तो उस केस के अंदर इसको कहा जाता है, ये भी एक डिस्चार्ज होता है. भाई आपने कार देनी थी, मैंने पैसे देने थे, आपने कार दे दी, मैंने पैसे दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा. इस कॉन्ट्रैक्ट खत्म क्या बोलेंगे, बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर है या नहीं है?
समझ में आया नहीं आया दोस्तों? जब दोनों पार्टी अपनी अपनी ऑब्लिगेशन खत्म पूरी कर लेगी तो क्या होगा? परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक। A singer entered into a contract with B, manager of a theater sing to theater 2 night in every week during the next 2 months. और यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन करा है यार। B engaged to pay her 100 रुपए fee each night performance. On the 6th night he willfully absent herself from theater. तो बताओ इसके अंदर B cannot put at the end of the contract. B is a liability to put at the end of the contract. The contract is left of at the liability. None of the above. अब भाई ये क्वेश्चन आपने अगर नहीं करा तो ये क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन छुड़वाऊंगा ये होमवर्क में। भाई ये सेम एग्जांपल मैंने करा है, याद करो आप। सेम एग्जांपल करा है, ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूं आपको कहां पर करा है। ध्यान नहीं आ रहा, कहीं तो करा है मैंने। हाँ भाई कहां पर है दोस्तों? मेरे को मिल नहीं रहा भी, अब शायद मैंने करा, मुझे पता है ये मैंने कराया है, मेरे को ध्यान में है। और यही वाला एग्जांपल सेम ऐसे एग्जांपल लिया था मैंने। इसके अंदर ये है कि इसके अंदर मैं बता देता हूं आंसर इसका क्या है कि अगर ए ने गाने की बात करी और आगे अगले महीने तक, अगले 6 नाइट तक उसने गाना गाना है, उसने 6 नाइट तक ही गाया और बाकी उसने मतलब उसने गाना गाने के लिए नहीं गाया, कुछ टाइम उसने गाना नहीं गाया, जो भी क्रक्स है इस क्वेश्चन का। तो इस केस के अंदर बी के पास ऑप्शन है कि वो जब मर्जी जाए कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है। ठीक है, जी क्या ऑप्शन है कि जब मर्जी जाए कॉन्ट्रैक्ट को, तो बी इज लिबर्टी। पहला इसका आंसर जो है वो बी पे है। बी इज लिबर्टी मतलब जब मर्जी चाहे टू पुट एन एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। भाई जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा था कि तुझे इतना दिन गाना गाना है, इतने महीने तक, इतने 2 महीने, नेक्स्ट 2 महीने तक आपको हर हफ्ते में एवरी वीक हर हफ्ते में आपको गाना गाना है और आपको 100 रुपए मिलेंगे। और आपने भाई ऑन 6 नाइट आपने विलफुली जानबूझकर नहीं आए। जब जानबूझकर नहीं आए थिएटर के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है, मुझे याद है, आपको भी याद होगा। तो उसके मतलब बी के पास कॉन्ट्रैक्ट है, बी के पास ऑप्शन है, लिबर्टी है, पूरी छूट है कि वो जब मर्जी चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है। If contract is based on the personal skill, confidence of that of the party in such a case, put at the end of the contract. Yes, कि भाई जब पर्सनल स्किल लगती है तो रिप्रेजेंटेटिव एजेंट काम नहीं कर पाएंगे। पुट एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा जब पर्सनल स्किल कॉन्फिडेंस लगता है। ये तो बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने आपको। आर राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट असाइनेबल, आर राइट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट असाइनेबल, क्या मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट को असाइन कर सकता हूं? यह अधिकार है मेरे पास कि मैं अपना काम किसी और को दे सकता हूं? हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? आपने कहा सर कार डिलीवरी करनी है मुझे, तो मैंने कहा सर ठीक है मेरा एजेंट कार डिलीवरी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है ना, क्या मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी को असाइन कर दिया? यस कर दिया, क्लियर है। बस आपको कार मिलने से मतलब है ना सर, मेरा एजेंट लाइक कोई भी है तो कॉन्ट्रैक्ट आर असाइनेबल। यस, कॉन्ट्रैक्ट आर असाइनेबल। आर राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट असाइनेबल अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज अ पर्सनल ऑफ इट्स नेचर। कहता है आर राइट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट असाइनेबल अनलेस, जब तक द कॉन्ट्रैक्ट इज अ पर्सनल इन इट्स नेचर। क्या हम कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स को असाइन कर सकते हैं? अगर वो पर्सनल नेचर का है तो नहीं कर सकते, अगर पर्सनल नेचर का नहीं है, अनलेस जब तक वो पर्सनल नेचर का ना बन जाए तब तक आप वो कॉन्ट्रैक्ट को असाइन कर सकते, किसी और को दे सकते हो। ठीक है, मान लो डॉक्टर की बात है, मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब बुखार की दवाई तो भाई हर कोई नॉर्मल डॉक्टर भी बुखार की दवाई दे देता है ना। तो मुझे बुखार हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया तो ये डॉक्टर बैठा हुआ था, उसका असिस्टेंट आया तो अच्छा था, मैंने कहा ठीक है आप कर लो। उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट, मेरा कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर के साथ था पर उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट अपना काम असाइन कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं कर लो। बट अगर कैंसर वाली बात हो रही होती तो फिर वही करता भाई, फिर नहीं छोड़ता मैं उसको। डॉक्टर बुखार है तो नॉर्मल बुखार है तो क्या जब तक पर्सनल स्किल लग रही हो उसकी तब तक हम सर डॉक्टर वाले केस में तो पर्सनल स्किल है। मैंने कहा सर वो वाला जो दूसरा डॉक्टर है ये नॉर्मल सिनेरियो है, दूसरे डॉक्टर के पास भी पर्सनल स्किल है पर कैंसर वाली पर्सनल स्किल नहीं हो सकती। इसलिए मैंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट असाइनेबल तब है जब पर्सनल स्किल अप्लाई नहीं हो रही। जहां पर्सनल स्किल लग रही है वहां कॉन्ट्रैक्ट अलाउ। तो कहता है क्या कॉन्ट्रैक्ट कब तक अलाउ? अनलेस, जब तक उसके अंदर पर्सनल स्किल अप्लाई नहीं हो रही। अनलेस जब तक पर्सनल स्किल अप्लाई नहीं हो तब तक कॉन्ट्रैक्ट अलाइजेबल है। मैंने कहा हाँ असाइनेबल है, किसको? एक जना अपने कॉन्ट्रैक्ट को असाइन कर सकता है, वर्क ट्रांसफर कर सकता है दूसरे पर्सन को, दैट इज कॉल्ड असाइनेबल। क्या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस डिस्चार्ज बाय ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मतलब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, भूलना मत। ऑफर परफॉर्मेंस को क्या बोलते हैं? अटेम्प्ट। क्या अटेम्प्ट डिस्चार्ज बाय ऑब्लिगेशन हो सकता है? यस। आपने भाई मैंने अटेम्प्ट करा परफॉर्मेंस, आपने मना कर दिया, आपका समझ चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, मैंने कहा डिस्चार्ज करो, खत्म करो, वापस थोड़ा आऊंगा। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी डिस्चार्ज होता है ऑब्लिगेशन से। ऑब्लिगेशन कर रहा था पूरा, 1% पार्टी ने अटेम्प्ट करा ऑब्लिगेशन करने का, आपने मना करा, क्या वो डिस्चार्ज होता है? मैंने कहा हाँ। पढ़ाया था बाय परफॉर्मेंस के अंदर 2 केस लिखाए थे, एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, दोनों ही परफॉर्मेंस के टाइम पे डिस्चार्ज हो सकते हैं। आओ दोस्तों अब चलते हैं 246 के अंदर। और 246 आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना सर? क्योंकि सर ये जो चीज आपको बता रहे हैं ना इसके अंदर, ये हमारे कहीं पर ऐसा कोई नहीं पढ़ा है। देखो हमने कभी जुडिक्शन ऑफ कोर्ट का कॉन्फ्लिक्शन ऐसा कोई नहीं पढ़ा। देखो तो यहां पर जो आपको पढ़ना है ना ये वाला चीज 246 वाला पॉइंट आपको नहीं पढ़ना।
ठीक है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहो कि ये छोड़ो अभी 2 मिनट के लिए और अगले पे बढ़ते हैं, ये वाला नहीं करना है आपको, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन 246, ये सिलेबस के अंदर इस तरीके से कोई भी पॉइंट डिस्कस नहीं करा गया है और ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मतलब जर्नल क्वेश्चन है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्कस बहुत कम हो रखा है ऐसी चीज पर डिस्कस। ठीक है, चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन नहीं करना मेरे तरफ से, आप ये क्वेश्चन आपको यहां पर छोड़ना है। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन काट दीजिए, ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। If the performance of contract become impossible because the subject matter of the contract has ceases to be exist, then अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाए बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज सीजेस टू बी एग्जिस्ट, देन किस वजह से, अब मेरी बात सुनो, मैंने आपने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करा, जो भी सब्जेक्ट मैटर था, कंटेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट का अंदर वही खत्म हो चुका है, तो अब हम दोनों पार्टी क्या अपना परफॉर्मेंस पूरा कर पाएगी? नहीं, इम्पॉसिबल है करना, क्योंकि जब जिस चीज पे बात हो रही थी वही खत्म हो चुकी। जैसे कि मैंने कहा कार लेने की बात हुई है, मैंने आप मेरे को अपनी कार दोगे, मैं आपको पैसा दूंगा, जो कार थी वो जल गई, अपने आप जल गई या चोरी हो गई, तो जिस चीज पे सब्जेक्ट मैटर पे बात हो रही थी, जिस सब्जेक्ट मैटर पे, कार हमारा सब्जेक्ट मैटर है जिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब वही नहीं है, तो जब वही नहीं है तो क्या हम दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या हम दोनों पार्टी आपस में लायबल होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, जब जिस चीज पे बात हो रही है, जिस चीज पे बेस पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ वही बेस खत्म हो चुका, तो अब कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हो सकता है? इम्पॉसिबल है कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो नाइदर पार्टी इज लायबल, दोनों में से कोई पार्टी लायबल नहीं है, ना आप मेरे पे केस कर सकता है ना मैं आप पे। तो अगर मैंने आपसे कार खरीदने की बात करी और कार डिस्ट्रॉय होगी, किसी कारण ये चोरी हो गई, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा, लायबल नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो, ABC jointly promised to pay 3,000 to X. In the absence of express agreement to the contract, X was bring to action. X can bring an action against only two of them, only one of them at the choice, all of them together, either B or C. आप मेरी बात सुनो कि अगर A, B, C ने जॉइंटली प्रॉमिस करा 3,000 को पे करने का और वो पे नहीं कर रहे, वो कह रहा है भाई करेंगे करेंगे करेंगे, नाटक कर रहे हैं, तो X किस पे एक्शन लेगा? A पे, B पे, C पे, तीनों पे। ऑब्वियस सी बात है, ऑल ऑफ देम आर टुगेदर, तीनों पे इकट्ठा केस कर देगा वो, भाई पैसा दे मेरे, तीनों ने तीनों मिलकर तीनों पे केस कर देगा वो, जॉइंटली लायबिलिटी बोलते हैं इसको। कितने हैं भाई? अभी तो बहुत सारे हैं। चलो पढ़ते, आज तो खत्म करना ही है, कुछ भी हो जाए। 66 तक है। When which of the following is not exception to the rule of the agreement restraint of trade is, कौन सा ऐसा है यार? ये सारी चीज मैंने आपको लिखवा रखी है। आप पार्टनर कैन बी प्रिवेंट कैरिंग, अच्छा, which of the following is not an exception to this rule under the agreement of restraint of trade, मतलब व्यापार को रोकने के लिए कौन सा एक्सेप्शन नहीं है इस रूल का, मतलब कौन सा एक्सेप्शन नहीं है, किस पे रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड लग रहा है। एक्सेप्शन मतलब जिसपे नहीं लगता, और नॉट एक्सेप्शन का मतलब क्या है? जिस पे लग रहा है। अब पार्टनर कैन बी प्रिवेंट फॉर कैरिंग अ सिमिलर बिजनेस, क्या एक पार्टनर सिमिलर बिजनेस कर सकता है, दूसरा कैरी कर सकता है? याद करो एग्जांपल मेरा, सारे एग्जांपल याद करो। अच्छा, एन आउटगोइंग पार्टनर कैन रिस्टेन ऑन अ कैरी अ सिमिलर बिजनेस, एक कोई आउटगोइंग पार्टनर है जो जा रहा है पार्टनर, क्या वो उसी टाइप का बिजनेस खोल सकता है? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनर में एग्रीड नॉट टू कैरी अ सिमिलर बिजनेस। द सेलर ऑफ गुड्स ऑफ बिजनेस कैन बी प्रिवेंट for carrying any kind of business at any place. The seller of goods नहीं है, goodwill है। दोबारा पढ़ेंगे। The seller of goodwill of the business can be prevented for carrying any kind of business at any place। क्या मतलब है दोस्तों? बस दोस्तों ये ही आपके पास है। क्या मतलब है? ध्यान सुनना। मैं सेलर हूं, मेरी बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी है और आप मेरे बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो, तो आप किसी भी टाइम किसी भी वक्त मेरा बिजनेस कैरी नहीं कर सकते। ये इसकी एक्सेप्शन। सुना भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, एक बार देखना, एक बार मैं पढ़ लूँ, एक बार, हाँ एक बार रुक जाओ, एक मिनट, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट सी हो रही है मुझे यहाँ पर इस पे। Which of the following is not an exception to the rule that the agreement is restraint of trade? पहले तो समझो is void, पूरा नहीं पढ़ा था, वही कंफ्यूजन, void भी तो लिखा है यहाँ पर। कहता है एग्रीमेंट ऑफ रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड void होता है, हाँ void होता है। कह रहा है इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो नॉट अ एक्सेप्शन टू दिस रूल, इस रूल का एक्सेप्शन नहीं है। इसका मतलब एक्सेप्शन नहीं, पहले समझो रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का एग्रीमेंट करना void होता है, और अगर मैं बात करूं इसकी एक्सेप्शन की,
वैसे एक्सेप्शन हमें पढ़ा ही नहीं, हमारे सिलेबस में है ही नहीं दोस्तों एक्सेप्शन। फिर मैं बोल रहा हूं एक्सेप्शन की बात करूं तो वॉइड का एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ, इसे छोड़कर, इन्हें छोड़कर बाकी सब वॉइड है। रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड मतलब ये वैलिड है। एक्सेप्शन क्या होती है, वैलिड। और कह रहा है, ये कह रहा है इनमें से कौन सा एक्सेप्शन में नहीं आता, मतलब कौन सा वापिस वॉइड है, एक्सेप्शन नहीं आता। मैं कह रहा हूं ना ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, क्योंकि हमें रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड की एक्सेप्शन पढ़ाई ही नहीं गई, वो एडवांस लेवल में है दोस्तों, यहां पर नहीं है। रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड की एक्सेप्शन पढ़ाई ही नहीं गई। वैसे तो आप ये क्वेश्चन छोड़ दो, पर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर कह रहा है नॉट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा। देखो किसी भी चीज का कोई एक्सेप्शन होता है तो उसे छोड़कर बाकी सब वॉइड होता है, ये तो क्लियर है। मान लो अगर रिस्ट्रेन ऑफ एग्रीमेंट, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वॉइड है, तो अगर उसकी एक्सेप्शन है तो वो वैलिड है, इनको छोड़कर बाकी वॉइड है। तो कह रहा हूं कौन सी ऐसा फ्लोइंग है, जोन से नीचे दिन 4 है, जो एक्सेप्शन नहीं है रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का, मतलब वो वॉइड है। तो जब कोई सेलर लास्ट वाला पॉइंट पढ़ना, वैसे तो है नहीं फिर भी पढ़ा रहा हूं, जब कोई सेलर की गुडविल का बिजनेस रोक रहा है, कैरी एनी टाइप्स ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस एट एनी प्लेस, का मतलब भाई आपके पास कोई क्या कहते हैं, आप कोई सेलर हो, मैं आपके वहां काम करता हूं, मैंने कहा भाई देखो कि भाई आपकी गुडविल बहुत अच्छी है, आपकी गुडविल बहुत अच्छी है, ठीक है, आपकी गुडविल बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा भाई देखो कि भाई मैं भी आपका जैसे बिजनेस करूंगा भाई, आपके सामने खोल सकता हूं, तो आप मुझे रोक रहे हो, कह रहे भाई नहीं कर सकता, तो दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ये वॉइड है, इसको नहीं रोका जा सकता। ये एक्सेप्शन में नहीं आता, ये एक्सेप्शन नहीं आता दोस्तों कि आप इसको रोकोगे तो चलो वैलिड मान लिया जाएगा, नहीं होगा। तब वैलिड माना जाता है जब आप और मैं पार्टनर है, और मैंने यहां पर, हमने शोरूम खोल रखा है बढ़िया सा, और मैंने यहां पर और मैंने अब बगल में शोरूम खोल दिया, भाई इधर भी पार्टनर हो और अपना भी खोल रहे हो, मतलब यहां के सारे क्लाइंट वहां ले जाओगे तो ये गलत है। ये एक्सेप्शन है, आप इसके लिए रोक सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। बट कब प्रिवेंट नहीं कर सकते, अगर मैं आपके अंडर काम कर रहा हूं, आप सेलर हो, आपकी कंपनी गुडविल बहुत अच्छी है, और मैं आपके बगल में दुकान खोलना चाहता हूं सेम आपके नेचर की, तो आप अगर मुझे रोक रहे हो तो ये रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड है। मतलब सिंपली ये बताओ, नॉट एक्सेप्शन में आपको कंफ्यूज कर दिया। नॉट एक्सेप्शन का मतलब कि एक्सेप्शन नहीं है, इसका मतलब वॉइड हो सकता है। कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट जो वॉइड हो सकती है, मैंने कहा ये, जब कोई सेलर अपने ही पर्सन को, अपने इंप्लॉय को रोके और कहा कि भाई तू मेरे जैसा बिजनेस नहीं कर सकता, मेरी गुडविल खराब हो जाएगी, तो मेरे जैसा टाइप का बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे ही प्लेस बताई गई, कहीं और कर, यहां मत कर, वो कर सकता है भाई, उसको रोका नहीं जा सकता, वो वॉइड माना जाएगा फिर, ठीक है। आओ सर, 16 रह गए। अ डॉक्टर टीचिंग इन अ मेडिकल कॉलेज, एक डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में टीच कर रहा है, प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस, और उसको रोका जा रहा है, उस मेडिकल कॉलेज से रोका जा रहा है कि तुम प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, या तो तुम पढ़ा लो या तो तुम अपना डॉक्टरी कर लो। सच रिस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड, ऐसी रिस्ट्रिक्शन क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी, पार्शियल लॉफुल मानी जाएगी, अनलॉफुल या पार्शियली अनलॉफुल मानी जाएगी। ऐसी रिस्ट्रिक्शन दोस्तों वैलिड मानी जाएगी। दोस्तों प्रोफेशन है, या तो आप टीचिंग कर लो, या तो आप, हमारे प्रोफेशन के अंदर भी ये होता है, या तो आप खुद की प्रैक्टिस कर लो, जैसे आप मान लो आगे जाके सीएमए बन जाओगे, तो सीएमए बन जाओगे तो सीएमए बनने के बाद या तो आप जॉब कर सकते हो, या तो पढ़ा सकते हो, या तो आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो। इन तीनों में से एक ही करो, एक टाइम पे दो नहीं कर सकते, ये वैलिड है। रिस्ट्रिक्शन करी जा सकती है, एक्सेप्शन ला गया इसका। रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड की एक्सेप्शन है कि आप एक टाइम पे 2 प्रोफेशन को नहीं चूज कर सकते। प्रोफेशनल होते हैं ना डॉक्टर, ऐसे सीए, सीएमए, सीएसपी क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। तो आप आगे जाके जब सीएमए बन जाओगे दोस्तों, तो आप या तो काम करोगे खुद का अपना, या किसी के अंदर जॉब करोगे, या पढ़ाओगे। ये 3 में से कोई एक है। जैसे कि मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा सकता हूं, मैं काम नहीं कर सकता, मैं तो पढ़ा सकता हूं। अगर मैंने दोनों करा तो आप रोका जा सकता है, कोई इंस्टीट्यूट मुझे रोक सकता है कि नहीं तुम या तो पढ़ाओ या तो काम करो, दो ही। ठीक है, चलो, तो वैलिड है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन करा जा सकता है भाई, एक टाइम पे एक ही प्रोफेशन को चुने। एन एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वॉइड, द रिस्ट्रेन मेंशन हियर पार्शियली टोटल। भाई रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड मतलब व्यापार करने से रोकने का एग्रीमेंट जो बनाया जा रहा है, क्या वो वॉइड है? और ये रिस्ट्रेन मेंशन कर रहे हैं यहां पर, चाहे वो पार्शली भी हो सकता है या वो टोटली भी हो सकता है। मतलब उसे कहा गया था कि तू कर तो ले, पर यहां से बहुत दूर जाके कर ले, और या तो उसे कहा जा रहा है भाई तू कर ही मत मेरे टाइप का बिजनेस। रिस्ट्रेन कैसा हो सकता है? पार्शली, थोड़ा मना करा, थोड़ा नहीं करा, बोला देख भाई मेरे यहां पर, मेरे इलाके में मत करियो, बाकी कहीं पर भी कर ले। तो ये हो गया पार्शली रिस्ट्रिक्शन। और टोटल रिस्ट्रिक्शन मतलब तुझे करना ही नहीं है, कहीं तू मेरे जैसा बिजनेस खोल नहीं सकता पूरी इंडिया के अंदर। ठीक है, उसने कहा भाई इस स्टेट में मत खोल, कहीं और स्टेट में जाके खोल ले, तो ये हो गया पार्शली। तो दोनों हो सकते हैं, बोथ ए एंड सी। मतलब एग्रीमेंट ऑफ रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड मतलब व्यापार करने से रोकना, ये वॉइड होता है। ये वॉइड पार्शली भी हो सकता है, मतलब ये एग्रीमेंट बनाए रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड पार्शली भी हो सकता है और फुल्ली भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। ये वैलिड टेंडर वाला पॉइंट मत करना, ये है नहीं हमारे सिलेबस में वैलिड टेंडर। सर बहुत सारे आपको पॉइंट मिलेंगे ऐसे जो वैलिड टेंडर वाला पॉइंट कोई भी नहीं है। कहता है वैलिड टेंडर और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा रुक जाओ, वैलिड टेंडर वाला तो है, धुल गया, सॉरी।
अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को तो कहते हैं वैलिड टेंडर और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, वैलिड टेंडर या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को तो कहते हैं, सॉरी ध्यान से निकल गया था, मस्ट बी। अच्छा, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम, मेड एट अ प्रॉपर प्लेस, मेड टू अ प्रॉपर, बिल्कुल सही है यार। जब आप कोई परफॉर्मेंस को पूरा कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप पे प्रॉपर टाइम होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए और प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, तीनों चीज होनी चाहिए, तभी तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। दैट इज कॉल्ड ऑल ऑफ द अबव इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आओ। A contract to be a sing for a consideration of 5,000 which amount to be paid in advance। ए ने बी से बोला कि भाई तुम आओ हमारे यहाँ का गाना गाओ, हम आपको 5,000 रुपए देंगे और 5,000 एडवांस दे भी दिए। ए बिकम अनवेल एंड is not able to perform, B suffer a loss of 10,000, A is liable to pay 5,000, 15,000, 10,000, 5,000 नथिंग। भाई आपने मैंने आपको बुलाया और मैंने कहा सर आप मेरे यहाँ पर आओ, मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, मैंने आपको 5,000 एडवांस दे भी दिए। आपको कुछ अनवेल थे, आप अच्छे से नहीं थे, आप थोड़ा बुखार आ गया, फीवर वगैरह हो गया, इस वजह से आप वो परफॉर्मेंस पूरी नहीं कर पाए, उससे मुझे लॉस हो गया। तो क्या मैं आपसे वो जो लॉस हुआ वो भी मांगू और जो 5,000 दिया वो भी मांगू, मतलब 15 मांगू, या सिर्फ 5,000 दिया वो मांगू, या 5,000 छोड़ दो, जो लॉस हुआ वो मांगू, 10 मांगू, 5 मांगू या 15? 15 मांग रहे हो तो इसका मतलब क्या है, लॉस भी मांग रहे हो और जो पैसा दे वो भी मांग रहे हो। 10 मांग रहे हो तो सिर्फ लॉस मांग रहे हो, पैसा नहीं मांग रहे, और सिर्फ लॉस और छोड़ो क्या रहेगा, चलो कोई नहीं, लॉस जो पैसा दे वो देते वापसी। बताओ कितना देने के लिए वो लायबल रहेगा, बताओ सर। तो वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 देने के लिए लायबल रहेगा, या वो सिर्फ 15,000 देने के लिए लायबल होगा। सर एक बताओ सर, ए इज लायबल टू पे बी, ए क्या होगा, बी कितने देने के लिए लायबल होगा? सर वो 5,000 जो उसने पैसा दे दिया, या 15,000 जो दूसरा मांग सकता है, ये 10,000, तीनों में से बताओ कौन सा होगा। देखो मैं आपको बताऊं, ये डिपेंड करता है उनकी उस पर, ऐसा हम नहीं बता सकते सर, ये डिपेंड करता है उनके उस पर, कॉन्ट्रैक्ट पर। वो चाहे तो ले सकता है 5,000 भी, वो चाहे तो ले सकता है, चल छोड़ 5,000 रुपए, जो लॉस हुआ है वो लॉस मुझे दे दे। तो हमारा जो स्टडी मैट है वो कहता है कि आप सिर्फ लॉस की रिकवरी कर लो, सिर्फ लॉस की रिकवरी, ये भी गलत नहीं है। वो देखो मैं कह रहा हूं ना, वो डिपेंड करता है बी पर, कि बी लॉस मांगे, बी टोटल अमाउंट मांग ले, पूरा लॉस और पैसा दिया वो, या सिर्फ पैसा मांग ले। तो स्टडी मैट कह रहा है, स्टडी मैट के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, हमारा स्टडी मैटेरियल कहता है सिर्फ और सिर्फ आप लॉस की रिकवरी कर लो इस केस के अंदर, ना जो पैसा दिया था एडवांस बहुत मांगो, सिर्फ लॉस मांग लो। पर होने को तो तीनों पॉसिबल है दोस्तों। A contractor had supplied a army charpoys in a certain quantity by the installment. He failed to supply a request number of, and even that the breach in installment of charpoy है जिसमें सोते हैं, he was received by the army authority. Meanwhile the work order however cancelled, the order cancellation, the work order are, क्या हो गया ये, दोबारा पढ़ते हैं, मैं अपने आप में ही पढ़ रहा, समझा नहीं रहा था। चलो पढ़ते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर हैड सप्लाई अ आर्मी चारपाई इन अ सर्टेन क्वांटिटी बाय द इंस्टॉलमेंट। एक कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि भाई आर्मी चारपाई मैं सप्लाई करूंगा इंस्टॉलमेंट में, आज मैं 10 भेजूंगा, फिर अगले दिन 10 भेजूंगा, फिर अगले दिन ऐसे इंस्टॉलमेंट में चारपाई भेजूंगा। ही फेल टू सप्लाई द रिक्वेस्ट नंबर ऑफ, जितने आर्मी ऑफिसर ने बोला था भाई इतनी चारपाई भेजना, उतनी भेज नहीं पाया। इवन आफ्टर द ब्रीच ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ चारपाई वाज रिसीव्ड, इवन आफ्टर द ब्रीच द इंस्टॉलमेंट ऑफ चारपाई वाज रिसीव्ड। और देखा गया कि भैया उसके अंदर जो चारपाई, फिर जो आर्मी ऑफिसर, देखा नहीं गया उसमें जो आर्मी ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि भाई दे रहने दो, मत भेजो भाई, अब हमें चाहिए नहीं, हमने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को बाय द आर्मी अथॉरिटी। तो आर्मी ऑफिसर ने कहा, आर्मी अथॉरिटी ने कहा कि हमें इतने नंबर से चारपाई चाहिए, मानो 100। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने कहा सर हम आपको 20-20 करके दे देंगे 5 टाइम पे। मैं 20-20 करके दे रहा था तो मैंने एक इंस्टॉलमेंट फेल कर दी पे करने से। तो आर्मी ऑफिसर ने कहा भाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया। तो बताओ मीनवाइल द वर्क ऑर्डर वर हाउएवर कैंसिल, जो वर्क ऑर्डर दिया था अब वो कैंसिल कर दिया। द ऑर्डर कैंसिलेशन द वर्क ऑर्डर वर क्या है, वॉइड है, विदाउट अथॉरिटी है, या कॉन्ट्रैक्ट कुड क्लेम डैमेजेस, कॉन्ट्रैक्टर क्लेम डैमेज करता है। अब मेरी बात सुनना कि भैया ही फेल्ड टू सप्लाई रिक्वेस्ट नंबर एंड इवन आफ्टर दैट ब्रीच ऑफ इंस्टॉलमेंट चार्पाई वाज रिसीव्ड बाय द आर्मी अथॉरिटी। मतलब उन्होंने कहा कि सर आपने पूरा नहीं दिया इसलिए हम आपका कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं। अब मुझे आपसे पूछ रहा हूं जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा रहा है बाय द आर्मी अथॉरिटी, क्या वो सही है, वैलिड है या वॉइड है? क्या वो वैलिड है या वॉइड है? तो इसके अंदर हम बात करेंगे सर कि वो सही टाइम पर नहीं पहुंचा पाया, वो फेल हो गया अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने पर, अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा एट द टाइम सेम टाइम पे परफॉर्म करने में पूरा नहीं कर पाया। बट सर अगर मैं बात करूं सर, जो चारपाई आपको रिसीव्ड हो गई थी उनको आप वापसी कर रहे हो तो ये गलत है, उनको आप वापसी कर रहे हो तो गलत है। हाँ
आपने मेरे से कहा 104 भाई, मैं आपको 80 दे चुका, लास्ट वाली देना फेल हो गया, इसका मतलब क्या है, जो 80 थी वो भी 80 कर दोगे, ये गलत है सर। इधर आर्मी अथॉरिटी ने यही करा। आर्मी अथॉरिटी ने क्या करा, जो भी इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो गई थी 4 पाई, देखो यहां पर क्या करा, जो भी इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो गई थी 4 पाई वाज रिसीव्ड, इंस्टॉलमेंट ऑफ 4 पाई वाज रिसीव्ड, ब्रीच कर दिया, मतलब उसको भी वापसी कर दिया, तो ये वॉइड हो गया भाई। हाँ, जो अगला कॉन्ट्रैक्ट बना था 20 आने का उसको कैंसिल कर देते, पर जो आपको रिसीव्ड हो गया उसको कैंसिल नहीं कर सकते आप, दैट इज वॉइड। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गया? तो अगर अगले को बोलते बाकी जो रिमेनिंग बच जाता उसको कैंसिल करते तो वैलिड था कि ठीक है भाई कर लिया तूने, ठीक टाइम में नहीं गया तो कर दिया, बट जो रिसीव्ड हो गया है उसका ब्रीच कर रहे हो तो वो गलत है, ठीक है, वो नहीं कर सकते आप। By a contract, B agree to take A son in adoption and A give a B enjoyment of a certain properties. A refused to give his son in adoption and he made the adoption impossible by the performing the marriage of the boy. कहता है by a contract B agree to take son. B ने एग्री करा कि भाई मैं आपका सर को अडॉप्ट करूंगा and A टू गिव बी एंजॉयमेंट ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी, और इसके बदले में आपको मैं ये बंगला है ये आपके नाम कर दूंगा, आप अपना बेटे मुझे अडॉप्ट कर दो, मुझे दे दो, और इसके बदले में आपके नाम कर दूंगा, ठीक है। अब बी एग्री टू टेक ए सन, बी ने कहा कि भाई मैं आपको ठीक है, बी ने आपसे कहा, बी ने कहा कि भाई बी ने इसे कहा, मैं पढ़ रहा था एक बार, बी ने इसे कहा कि भाई मैं आप अपना बेटा मुझे अडॉप्शन दे दो, मैं अडॉप्ट कर लूंगा और आपको मैं एक प्रॉपर्टी आपको उसके बदले में आपको आपके नाम कर दूंगा, ठीक है। ए रिफ्यूज टू गिव हिज सन इन अडॉप्शन, ए ने मना कर दिया, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना और ए ने मना कर दिया। ही मेड द अडॉप्शन इम्पॉसिबल बाय परफॉर्मिंग द मैरिज ऑफ द बॉय, उसने कहा भाई मैंने अपनी बेटे की शादी कर दी किसी और से, इस वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब इम्पॉसिबल हो गया, अब बताओ क्या है, क्या रहा है, द कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सिबल सिंस ए डिड नॉट गिव हिज सन इन अडॉप्शन। भाई ए अब बी जो है जिसने बोला था भाई प्रॉपर्टी दे दूंगा और तुम मुझे अपना बेटा दे दो, उसने अपने बेटे की शादी करा दी, कहता जो ये कॉन्ट्रैक्ट वो इम्पॉसिबल हो गया, अब नहीं हो पाएगा। क्या अब मैं ए बी पे केस कर सकता है, बी ए पे केस कर सकता है कि भाई जो प्रॉपर्टी दी थी या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट उसको पूरा कर, अब मैं केस कर दूंगा। बी शुड गिव द प्रॉपर्टी एज पर द एग्रीमेंट, बी को अब प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, भाई बेटे तो दिया नहीं, प्रॉपर्टी किस बात की देगा, ये तो गलत है। ए अडॉप्ट वाज नॉट कंप्लीट, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट, ए adoption was not complete, the contract is not enforceable. A action can be considered legitimated as a parent. दोस्तों उसका जो सही आंसर है ना, वो सही आंसर है सी। एडॉप्शन ना होने के कारण अब वो पर्सन अब कॉन्ट्रैक्ट पे केस नहीं कर सकता, नॉट इन्फोर्सेबल है, क्योंकि देखो इम्पॉसिबल हो गया, उसने शादी कर दी, अब वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा उसने लड़के को, तो इसके इसके अंदर इम्पॉसिबल हो गया, वॉइड हो गया, और जैसी वॉइड हो गया आप कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाता करना, मैंने आपको सिखाया था, कॉन्ट्रैक्ट से पहले अगर कोई चीज इम्पॉसिबल हो जाती करना तो वो क्या बन जाता है, वॉइड बन जाता है, और वो अनइन्फोर्सिबल हो जाता है, अनइन्फोर्सिबल नॉट इन्फोर्सिबल हो जाता है, ठीक है। सीजर, क्योंकि एडॉप्शन पूरी कंप्लीट से कंप्लीट नहीं हो पाई तो वो ना तो अपना वो देगा ना, और ना केस कर पाएगा उस पर, क्योंकि ना प्रॉपर्टी देगा वो तो ठीक है, केस भी नहीं कर पाएगा उसकी, भाई तुम अनइन्फोर्सिबल हो गया क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट। A promised to paint a picture of B by a certain day at a certain price. A die before the promised day. Which one is the following is a correct legal position? The agreement become unlawful. Void है, void यार, कहाँ है void? The agreement lasts for both the party. यही हो सकता है. The agreement become voidable at the option of A legal representative. अच्छा क्या लिखा है? A promise to paint a picture. अच्छा पिक्चर पे करना पर्सनल वो है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर पाएगा, ठीक है। The agreement become unlawful. lawful तो नहीं है, unlawful तब होता है जब हम गलत काम कर रहे हो, illegal. The agreement lapse for both the party, ये हो सकता है, या ऐसे लिख दो agreement come to end, उसी वक्त खत्म हो जाएगा ये, lapse मतलब खत्म, वही तो हो गया M to end, तो B is the right answer. ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर पर्सनल स्किल लग रही है, तो रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा करेगा उसके मरने के बाद, तो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, तो lapse हो जाएगा एक तरीके से। A promise to deliver goods at a B warehouse on 1 जनवरी, A ने प्रॉमिस करा कि भाई B मैं तेरे वेयर हाउस में गुड डिलीवर करूंगा 1 जनवरी को। On that date A bring the goods to B warehouse but after the usual hour for closing it they are not received. कह रहा भाई बिजनेस पर वो पहुंचा गाड़ी लेकर, A गाड़ी लेकर पहुंचा B के वेयर हाउस में, B कह रहा भाई अब तो मैं शटर डाउन कर रहा हूँ, बिजनेस होने वाला है, उसने रिफ्यूज कर दिया भाई कल आना। Which one of the following statement, which one following is correct? A has not kept his promise. A kept his promise at the time was not specified. A perform his duty at the time it is not essential to contract, या all of these। हम कहेंगे कि A ने अपना प्रॉमिस ही पूरा नहीं करा,
क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, बोलते हैं जब भी आपके पास प्रॉमिस पूरा करना होता है, वेयर हाउस में पहुंचाना था तो एक रीजनेबल टाइम पे 1 जनवरी को पहुंचाना था। तो यहां क्या लिखा है, ए ने प्रॉमिस करा कि भाई मैं डिलीवर कर रहा हूं गुड्स बी के वेयर हाउस पे 1 जनवरी को डिलीवर कर दूंगा ऑन दैट डे। उसी दिन पे 1 जनवरी को ए ब्रिंग द गुड्स टू बी वेयर हाउस बट आफ्टर यूजुअल आवर ऑफ क्लोजिंग इट। भाई अब क्लोज करने का टाइम हो गया, अब तू आ रहा है, अब थोड़ा अंदर रखूंगा तो टाइम लगेगा, कौन सा रहेगा, तो रिफ्यूज कर दिया। तो हम मान लेंगे कि ए ने अपना प्रॉमिस पूरा करा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, ए हैज नॉट केप्ट हिज प्रॉमिस, पूरा प्रॉमिस करा नहीं। A promised to paint a picture with a certain day. A died before the in this situation. In this situation cannot be enforced. It become void due to personal incapacity. ठीक है. Will be performed by the legal representative, करेगा नहीं. Can be performed by the agent, नहीं करेगा. Can be performed by the third person, नहीं करेगा. A is the right answer. वॉइड बन जाएगा, ऑब्वियस ही बात है भाई, वो पर्सनल स्किल लग रही है और पर्सनल स्किल लगने से अगर वो मर जाता है तो ना तो रिप्रेजेंटेटिव ना तो एजेंट करेगा, वही कर सकता था, अब वो नहीं है तो इम्पॉसिबल है करना, तो वॉइड बन गया। ठीक है, पर्सनल इनकैपेसिटी इज राइट आंसर। एक्स वाई जेड अंडर द जॉइंट प्रॉमिस पे 8,000 पे टू डब्ल्यू। जेड इज अनेबल टू पे एनीथिंग, वाई इज कंपेल्ड टू पे एंटायर अमाउंट, वट अमाउंट कैन वाई सक्सेसफुली क्लेम फॉर एक्स। कितना अमाउंट भाई? 8,000 ही आधा आधा भाई, आधा 4,000। वाई कैन क्लेम 4,000 फ्रॉम द एक्स बाय द वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा तीन थे ना, तीन थे, सॉरी तीनों का आधा होगा। 8,000 का आधा कितना हो गया भाई? 8,000 का हाँ आधा ही तो करेगा दोस्तों, ध्यान ना। मान लो मैं एक्स हूं, आप वाई हो, एक पर्सन है हमारा दोस्त जेड। जेड अनेबल है, इंसॉल्वेंट हो गया, पे करने के लिए अनेबल है। देखो जेड इज अनेबल टू पे एनीथिंग, इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अब 8,000 में कौन हिस्सा करेगा? आधा पे करना पड़ेगा, जेड के बदले का भी हमें पे करना पड़ेगा। मैंने पूरा अमाउंट पे कर दिया, अब मैं आपके से कितना पैसा ले लूंगा? आधे तो लूंगा यार, 4,000 रुपए, वो भी सी बात है भाई। मैंने एट द टाइम पूरा कर दिया 8,000 रुपए, पर मैं आपसे 4,000 मांगूंगा नहीं मांगूंगा? जेड का भी मांगूंगा थोड़ा बहुत जेड का बियर मैं करूंगा, थोड़ा आप करोगे, आधा आधा करेंगे, और क्या होगा? 4,000 रुपए आप रिकवर कर सकते हो। ए ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। ए बोरो 1,000 रुपए फ्रॉम बी, बी से 1,000 रुपए उधार लिए। ए डाई बिफोर पेइंग बैक द लोन, बी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्या बी ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से? यस, ये पर्सनल इनकैपेसिटी थोड़ा है, पर्सनल स्किल थोड़ा लग रही है इसके अंदर। भाई ए ने बी से कुछ उधार लिया 1,000 रुपए, ए मर गया बेचारा, अब बी उसके रिप्रेजेंटेटिव से ले लेगा। रिप्रेजेंटेटिव इसलिए तो होते हैं उसकी लायबिलिटी और एसेट लेने के लिए। रिप्रेजेंटेटिव बनाते क्यों है कि भाई मेरा अगर कर्जा हो तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव देगा, या मेरी कोई एसेट हो तो मेरे रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगी। ठीक है, तो आराम से कर सकता है। हाँ, बट एक कंडीशन यहां पर है कि ले तो सकता है, पर ए अपनी प्रॉपर्टी से नहीं देगा। जो प्रॉपर्टी जो पर्सन मरा, उसके मरने की प्रॉपर्टी जो बच गई हो उसको बेच कर जुआएगा। मान लो 1 लाख चुकाने हैं, प्रॉपर्टी बेचकर सिर्फ 80 आया तो 80 देंगे, बाकी 20,000 वेडअप हो गया। ए रिप्रेजेंटेटिव जो है अपनी जेब से नहीं देगा कुछ भी, ये है। यस, फिर सब्जेक्ट टू एनी स्टेट लेफ्ट बाय हिम। अगर कोई प्रॉपर्टी स्टेट, कोई ऐसी चीज जिसको बेचकर कुछ लाया जा सकता है और उसको चुकाया जा सकता है, ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉपर्टी अगर बचती है, स्टेट बचती है, तो उसको बेचकर तभी हम चुकाएंगे। इलीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरे अनलिमिटेड के लिए बाउंड थोड़ी ना हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी है तो भाई बेचकर चुका देंगे, नहीं है तो भूल जा, मर गया। एन एंटिसिपेटरी रेपुटेशन हैज इफेक्ट। एंटिसिपेटरी रेपुटेशन हैज इफेक्ट, ये तो दोस्तों नहीं है, ये तो नहीं है आपके पास। और यहां पर ये नहीं है भाई, ये नहीं है सिलेबस में। चलो इसको देखते हैं, अभी रुक जाओ, इसको देखते हैं ना, पहले ये कर लेते हैं। द लॉ रिगार्डिंग नोवेशन, वेयर आर न्यू कॉन्ट्रैक्ट सब्सिट्यूट इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन बाय मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी। ये तो आपको सेक्शन याद करना पड़ेगा। बताओ ऐसा नोवेशन का जो सेक्शन है दोस्तों, नोवेशन का जो सेक्शन है आपके पास, सेक्शन नंबर आपके पास 262, सेक्शन नंबर 62 है। मतलब ये नोवेशन सेक्शन 62 में बताया गया है कि भाई नोवेशन का मीनिंग, जो भी मीनिंग बताया, ये मीनिंग है ना, मैंने आपको बताया था, इन सेक्शन नंबर 62 में बताया गया। ठीक है, कहता है इन केस अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन वेयर द प्रॉमिस डाई बिफोर परफॉर्मेंस। अगर कोई प्रॉमिसर परफॉर्म करने से पहले मर जाता है बेचारा, तो क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉमिस। क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रॉमिस मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस प्रोवाइडेड इट इज नॉट वन डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द। अच्छा ठीक है, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव नीड टू परफॉर्म एनी प्रॉमिस, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट लायबल टू पे डैमेजेस फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। बताओ क्या है? द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट लायबल टू पे डैमेजेस फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। भाई देखो, एक पर्सन है जिसने बोला कार दूंगा, मैंने कहा ठीक है कार दे देना। अब कार देने से पहले वो टपक गया बेचारा, तो अब उसके परफॉर्मेंस के लिए उसके डैमेजेस जो हुआ, वो डैमेज के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं है भाई। लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर उसकी प्रॉपर्टी बचती है तो उससे चुका देगा, पैसा नहीं बचे तो भूल जाओ। लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसी भी लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं रहता।
ठीक है। हाँ, लायबल किसके लिए है? अगर जो मरा उसकी प्रॉपर्टी अगर बच जाती है, उस प्रॉपर्टी से वो चुका सकते हैं, अगर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट लायबल टू पे एनी डैमेजेस फॉर नॉन परफॉर्मेंस। उसके ना पूरे करने से, जो मरा उसके ना पूरे करने से मैं कोई बर्डन नहीं है, मैं कोई मतलब नहीं, वो नहीं करा मर गया, तुम्हारी गलती है। आगे कह रहा है 64, कहता है ऑर्डिनरी डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज मतलब नॉर्मल डैमेज, नॉर्मल नेचुरल जो डैमेज होता है, नॉर्मल डैमेज जो होता है ना, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, सुना है आपने ऐसा? ठीक है, तो ऑर्डिनरी डैमेज विल बी अवॉर्डेड इन केस वेयर द लॉस इज नेचुरली फ्लो फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, पहला इसका आंसर राइट है कि कह रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर कोई लॉस होता है, नेचुरली लॉस होता है, नॉर्मल लॉस हो जाता है, तो वो लॉस के लिए आप उससे डैमेजेस मांग सकते हो, नॉर्मल। ठीक, 265 का आंसर देखेंगे एक बार। डैमेजेस का ना कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे पास, ऑर्डिनरी डैमेज करके ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमें है नहीं। वेयर द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैव एग्रीड द सर्टेन सम ऑफ मनी विल बी पेड इन अ केस ऑफ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट विल इंश्योर दैट the exact amount mentioned in the contract is paid to the injury party, that the amount not exceeding the stipulated amount is awarded, reasonable compensation not exceeding the amount stipulated is awarded, a sum exceeding the amount stipulated is awarded। सबसे पहले तो आप समझे वर्ड का मतलब समझो। स्टिपुलेटेड मतलब वर्ड का मतलब होता है डिमांड, जितना वो डिमांड करा उतना देना चाहिए। अगर किसी पार्टी ने कुछ सर्टेन सम ऑफ द पार्टी हैव टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री द सर्टेन सम ऑफ मनी वुड बी पेड इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कहता है अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगा तो इतना पैसा मैं आपको दूंगा आपके ब्रीच करने पे, तो जितना पैसा बोला है उतना पैसा देना पड़ेगा। द एग्जैक्ट अमाउंट मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट एज पेड टू द इंजरी, द अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द डिमांड एज द अमाउंट अवॉर्डेड। कहता है जितना डिमांड करा उतना दो, या जितना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा उतना दो, या फिर रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट अवॉर्डेड डिमांडेड इज अवॉर्डेड। क्या मतलब? उतना कंपनसेशन। देखो इसके अंदर ये हो सकता है कि एग्जैक्ट अमाउंट हो सकता है आंसर, और सी भी आंसर हो सकता है रीजनेबल। आप रीजनेबल कंपनसेशन जितना आपके पास आपको लगता है कि भाई इतना बनता है, इसका लॉस उतना हो सकता है, उतना दे दो, या जितना सर्टेन सम ऑफ मनी पे करने को बोला था एग्जैक्ट अमाउंट उतना दे दो। मेरे को तो ए सही लगा, जितना, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, पहले ही बोला था भाई ब्रीच करूंगा तो इतना अमाउंट पैसे दूंगा, तो उतना ही दे भाई, जो लिखा है उतना दो। एग्जैक्ट अमाउंट मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट एज पेड टू द इंजरी पार्टी। ए इज द राइट आंसर, बी इज ये आंसर नहीं लगा मुझे, ए इज द राइट आंसर है इसके अंदर। तो आपकी जो बुक के अंदर है सी दे रखा है, पर वो गलत है, बी इज द राइट आंसर। तो वैसे 266 पार्ट जो है वो डैमेजेस का पार्ट है। तो टाइप्स ऑफ डैमेजेस होते हैं, ऑर्डिनरी डैमेज, एग्जाम्पलरी डैमेज और स्पेशल डैमेज। पढ़ते हैं एक बार। ए डीलिंग इन अ बेबी फूड, सेंड अ सैंपल बाय द ट्रेन टू बीइंग एक्सहिबिटेड टू द कंज्यूमर प्रोडक्ट, so the fact was made to know the railway company, the goods reached the destination, after so was over, A sue the railway company for damages A were entitled। एक मिनट रुकना, डिलीवरी बॉय को फेड करा, सेंड सैंपल बाय द ट्रेन फॉर एग्जिबिटेड एट अ कंज्यूमर प्रोडक्ट, सो विच फैक्ट वाज मेड नो टू द रेलवे कंपनी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक भाई। ए जो है वो डिलीवरी कर रहा है बेबी फूड की, और क्या होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट का शो लगता है, एग्जीबिशन लगता है कि भाई यहाँ पर अलग अलग लोग आएंगे, अपना अपना प्रोडक्ट शो करेंगे, और गवर्नमेंट क्या करते है उसको सेलेक्ट करते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, सेलेक्ट करती है, करना चाहिए, उनको टेंडर तरह से दिया जाता है। अब ट्रेन से मैंने प्रोडक्ट भेजा, अपने कुछ प्रोडक्ट मैंने भेजे कि मैं मान लो मैं हूं जो बेबी फूड में डीलिंग कर रहा हूं, मैंने अपने प्रोडक्ट भेजे कि बेबी को ये फूड अच्छा लगेगा, तो अपना अपना सबका अपना अपना होता है, मैंने अपना अपना भेजा, आगे आप भी अपना अपना प्रोडक्ट भेजेंगे और बाकी भी अपना प्रोडक्ट भेजेंगे, सब अपना अपना प्रोडक्ट है। एग्जीबिशन में लगता है, लोग आते हैं, देखते हैं, उनको कहता है हमारे बेबी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, वो देखते हैं, वो लेते हैं। अब ट्रेन को बोला कि ट्रेन वाले को बोला कि देख भाई देख शो है वहां पर, इस प्रोडक्ट को जमा कराना है किसी भी हालत में, टाइम पे पहुंचियो। बेचारा ट्रेन वाले को पता था ये बात, और फिर भी वो लेट पहुंचा, जानबूझकर लेट पहुंचा। इस केस के अंदर वो जानता था, फिर भी गुड्स को रीच करा उसने, जो बेबी फूड है उसको रीच करा जब वो शो खत्म हो गया, जब एग्जीबिशन खत्म हो गया। इस केस के अंदर ए क्या कर सकता है, रेलवे कंपनी से डैमेजेस मांग सकता है, और वो डैमेजेस पता क्या होंगे, ऑर्डिनरी नहीं स्पेशल डैमेज, जबकि उसको पता था कि भाई ये शो है, इस पे जाना जरूरी है, फिर भी उसने ले लिया, तो यहां पर उस केस के अंदर स्पेशल डैमेजेस मांग सकता है। दोस्तों डैमेजेस का कंसेप्ट है नहीं, वैसे डैमेज का कंसेप्ट है नहीं कि कब किस केस के अंदर ऑर्डिनरी मांगेंगे, तब किस के अंदर स्पेशल डैमेज मांगे, ऐसा है नहीं। फिर भी एक बार मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, डैमेज का कंसेप्ट होता तो आराम से समझाता, डैमेज का कंसेप्ट हमारे सिलेबस के अंदर है नहीं, तो 266 को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डैमेजेस से रिलेटेड पॉइंट जो सिर्फ ऑर्डिनरी स्पेशल, जैसे लास्ट का जो मैंने पॉइंट बताया वो पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। एक ये भी नहीं आपको कहता है
आपके पास कहता है ये रह गया था ना, एन एंटीसिपेटरी रेपुटेशन हैज इफेक्ट टू। रेपुटेशन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। अगर आप कोई रिजेक्ट कर देते हो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसी टाइम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो पुटिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट ओनली द एक्सेप्टेंस ऑफ द रेपुटेशन बाय द अदर पार्टी, बट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तब जब दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी। मैंने कहा भाई देखो मैं अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। आपने कहा नहीं भाई कर, इसको पूरा करके जाएगा, तूने कॉन्ट्रैक्ट करा क्यों, तो मुझे पूरा करना पड़ेगा। अगर आप कहते चल कोई बात नहीं कर, तो अगर अगली पार्टी एक्सेप्ट करती है, हाँ चल ठीक है, रेपुटेशन का मतलब एग्जेक्शन को एक्सेप्ट करती है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा। तो क्लियर है नहीं है? लास्ट वाला पॉइंट ये वाला जो था कि कॉन्ट्रैक्ट कब एंड होगा रिजेक्शन के टाइम पे, जब अगली पार्टी रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर ले, तब कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा। और द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एक पॉइंट मैंने समझा दिया। हाँ कुछ इसमें आउट ऑफ सिलेबस थे, मैं आपको बताता भी क्या, पर बुलाया भी मैंने, पर कुछ आउट ऑफ सिलेबस है, उनको याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने इसमें टिक लगाया होगा आपने शायद नहीं लगाया तो देख लेना एक बार कहां पर है कि को आउट ऑफ सिलेबस बोला गया है, वो सिलेबस में नहीं है। ईमानदारी से भरोसा रखिए दोस्तों, जो मैं कह रहा हूं सिलेबस में नहीं है तो नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। आपको भरोसा नहीं है तो चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। चलो तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब नया चैप्टर स्टार्ट करिए बढ़िया से और अच्छे से उसको कंप्लीट करते हुए चलिए, प्रॉपर नोट्स बनाने हर बार, ठीक है। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाय बाय। और कॉन्ट्रैक्ट खत्म, धन्यवाद। जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, बहुत टाइम से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं भाई, अब जाके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है ये। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।